बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और देखिए कितनी अच्छी स्क्रीन अब आपको नज़र आएगी। अब आप कहेंगे इसमें अच्छा क्या है। खैर एक तो IT 2% ऊपर है, ये अच्छा है। और दूसरा सारे के सारे इंडेक्स, अगर आप इंटरडे का चार्ट देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, पहले आधे घंटे के बड़ी गिरावट के बाद, आधे एक घंटे की बड़ी गिरावट के बाद थ्रू द डे बड़ी रैली हुई है। और एक्चुअली अब हम इंट्राडे हाई पर हैं। जी हाँ, इस समय हम सारे के सारे इंडेक्स अगर आप देखें उसमें डे हाई पर हैं। और एक दो चीज़ें और दिखाऊंगा, उसके बाद हम हेडलाइंस से शुरुआत करेंगे। श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दो चीज़ें दिखाऊंगा। एक तो देखिए आप डॉलर रुपी, आज हमारी सुबह बात हुई थी कि डॉलर रुपी खुलेगा छुट्टी के बाद, उस पर नज़र रखिए आप। और जिस तरीके से आई थिंक RBI ने शायद इसको दिल पे ले लिया, जो उनका पहला कदम था वो उतना नहीं चल पाया था, तो इसके लिए उसके बाद उन्होंने फॉलो अप एक्शन लिया वो। और दूसरा, एक बार आप लेकर आइए एडवांस डिक्लाइन। देखिए एडवांस डिक्लाइन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताएगा। आज का एडवांस डिक्लाइन, कहाँ शुरुआत हुई और कहाँ हैं हम। शुरुआत बहुत ही ख़राब थी। अब आई थिंक ये थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे अगर, आई थिंक ये थोड़ा गलत है मेरे ख्याल से, ये गलत है एक्चुअली। हाँ, ये गलत था एकदम। हाँ, कहाँ शुरुआत हुई और कहाँ अब हम हैं। और हम ऑलमोस्ट एडवांसेस डिक्लाइंस को ओवरटेक करने वाले हैं। बहुत बड़ी आज की मूव है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, आज शायद ये बहुत लोगों को बोल्ड व्यू लगे, आज मार्केट ने साइन दिए हैं कि हम अब शायद बॉटम के करीब है। मैंने अब तक इस चीज़ से बचता आया हूँ, लेकिन आज शायद हमें, मैं डिटेल में बात करूँगा उसकी, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रुपए की रैली ने बुल्स को दिया पावर। बड़े गैप डाउन के बाद जोरदार रिकवरी, निचले स्तरों से करीब 300 पॉइंट रिकवर होकर 22,550 के पार निकला। IT शेयरों ने 500 पार निकला। IT शेयरों ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी 700 पॉइंट से ज़्यादा का सुधार। मिड और स्मॉल कैप का भी ज़बरदस्त बाउंस बैक। हालांकि इंडिया विक्स आज भी 4% ऊपर। विदेशी बाजारों में बैंक्स के अपने ग्राहकों को फॉरवर्ड हेजेस बेचने पर RBI की रोक से रुपए में जोरदार रिकवरी। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2% से चढ़कर 93 रुपए के नीचे आया। रुपए में 13 साल की सबसे बड़ी तेजी, रिकॉर्ड स्तरों से करीब ₹2.25 रुपए हुआ मजबूत। फार्मा बफेट, ट्रम्प टैरिफ का डर हावी। सेक्टर इंडेक्स करीब 1.5% उड़ा, लेकिन रिकवरी लोअर लेवल से 2 से 4% पिछले। सन फार्मा, टोरेंट फार्मा और बायोकॉन। आज के बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। क्रूड में फिर उबाल से इंडिगो करीब 2% टूटा। वहीं कमजोर चार्ट के चलते हेवल्स, IDFC बैंक, HDFC लाइफ, ब्लू स्टार समेत पर भी इस वक्त गिरावट हावी। क्रूड में उबाल ने फिर बढ़ाई OMCs की मुश्किलें। 3 से 4% पिछले। HPCL और IOC, उधर BPCL भी करीब 2.5% नीचे। ब्रेंट करीब 7% उछलकर $108 के निकला पार। और HL के लिए बड़ी खबर, अगले हफ्ते से LCA Mark 1A की उड़ान शुरू होगी। ब्रेक सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतें दूर। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के CMD बोले, इस साल दूसरी तिमाही में कुल 20 इंजन आने की संभावना। निचले स्तरों से शेयर में शानदार रिकवरी। ओके, चलिए अब लेकर आइए जरा एक बार मार्केट और देखिए क्या शानदार चार्ट है। और एक चीज़ मैं बताऊं, मैं आज एक टाइटल ले रहा हूं, RBI असली धुरंधर। मतलब आज मार्केट में धुरंधर अगर कोई है तो वो है RBI। और आज का पूरा काम जो किया है वो RBI ने किया है। बाज़ार का असली धुरंधर आज है RBI। और आज ये पूरी की पूरी जो, पहले तो एक बार डॉलर रुपये दिखा दीजिए, फिर मैं मार्केट की बात करूँगा। डॉलर रुपये का जो पूरा का पूरा मूव है आज, इसने, नहीं वो धुरंधर भी रखिए प्लीज़, उसने पूरा का पूरा सेंटिमेंट जो है वो सुधारा आज। और करीब 2 रुपये का 2% ऑलमोस्ट 2 रुपये हो गया आजकल, इतना रुपये गिर गया है उसका मूव। कहाँ हम 95 पर थे और कहाँ आज हम 93 से भी नीचे आ गए। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और आज सुबह हमने एक व्यू लिया था कि सुबह शॉर्ट नहीं करना है, और आज शॉर्ट करके शायद पैसा ना बने।
मार्केट आपको फिर ट्रैप करे शॉर्ट साइड पर। और बाजार में हो क्या रहा है, देखिए बाजार में गैप के उलट ट्रेडिंग करने पे पैसा बन रहा है। परसों याद होगा आपको, अगर आपने गैप अप में लिया तो पैसा नहीं बना, आज अगर आपने गैप डाउन में शॉर्ट करा तो पैसा नहीं बना। पैसा बन रहा है कि गैप के अगेंस्ट ट्रेड में जाने का, गैप अप पर सेलिंग, गैप डाउन पर बाइंग। और एक चीज़, 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, अब हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप अगला क्या कदम उठा लेंगे, तो कोई भी अपनी पोजीशन ओपन नहीं छोड़ना चाहेगा। ये बात भी हमने की थी आज सुबह। आज रुपए की मजबूती, ऑफकोर्स उसने एक सेंटिमेंट सुधारा, ज़बरदस्त दमदार मूव आया यहाँ पर। और आज आरबीआई ने, जैसे हमने डिस्कस किया, अपना दम दिखाया और उस बड़ी रैली को लीड किया टेक्निकली। और अगर रुपया 90 के नीचे आ जाए, अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा शायद ड्रीम कर रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसे 2-3 कदम आ जाएं और अगर 90 के नीचे आ जाएं तो फिर मार्केट में भी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि आज आईटी ने लीड किया रिकवरी को, मतलब सुबह से आईटी स्ट्रांग था, जबकि रुपी इतना मजबूत हो तो आईटी को स्ट्रांग नहीं होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन कहीं ना कहीं लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आज आईटी में आई। सबसे पहले उसी ने लीड किया उसको। और फिर एक बड़ा सवाल यहाँ पर अब ये उठेगा कि एक्सपायरी का दिन है, आखिरी के 1.5 घंटे की चाल क्या होगी, लास्ट के 1.5 घंटे की चाल, स्पेशली 3 दिन के वीकेंड से पहले कौन अपनी पोजीशन घर लेके जाना चाहेगा, बुल या बेयर? आई थिंक ये सबसे बड़ा सवाल होगा। राइट, एक्सपायरी का दिन है, टिपिकली हम देखते हैं ये आखिरी के 1.5 घंटे में उतार चढ़ाव, तो वो एक बड़ा सवाल होगा कि जो रिकवरी है इंट्राडे में कितनी टिकाऊ है, क्लोजिंग तक टिकती है कि नहीं, एक बड़ा सवाल ये होगा। तो वो हम देखेंगे सीएनबीसी आवाज़ पर। लेकिन अच्छी रिकवरी अभी फिलहाल मार्केट में, और रिकवरी अक्रॉस द बोर्ड आई है। एडवांस और डिक्लाइंस की हम चर्चा कर रहे थे, ब्रेथ काफ़ी मजबूती हुई है, आईटी चला है 2% इंडेक्स अप रुपये में मजबूती के बावजूद, तो ये एक अच्छी चीज़। लेकिन जो बड़ा सवाल सर ये, एक तो हमने व्यू लिया था आज गैप डाउन में शॉर्ट ना करे, वो एकदम सटीक रणनीति साबित हुई, लेकिन इस रिकवरी पे कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि अभी भी पता नहीं कि क्या कुछ हो जाए आगे चलकर। तो 2-3 चीज़ें अच्छी हुई है, जैसे कि आपने मेंशन किया कि रुपए में मजबूती है, लेकिन ब्रेंट क्रूड अभी भी तो वहाँ पर वो सिरदर्द बना ही हुआ है, वॉर रुकने का अभी तो कोई सिग्नल आया नहीं है। क्या ये प्योरली एक्सपायरी प्ले नज़र आ रहा है आपको? रिकवरी पर कितना भरोसा करें? अब यहाँ पर चलकर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में? बिल्कुल, देखिए श्रेया, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली बात तो ये कि दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई हैं, और टेक्निकली तो आज बाजार ने एक लोअर लो बनाया है ना, हमारा जो लोअर लो था, प्रीवियस लोअर जो लो था, उससे लोअर लो बनाया है, ठीक है। लेकिन क्या किया आज निफ्टी ने, मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज निफ्टी ने पहले 22,200 तोड़ा, और बैंक निफ्टी, इस लाइन को रखिएगा, पहले निफ्टी ने 22,200 तोड़ा और बैंक निफ्टी ने 50,000 तोड़ा, ये दोनों लेवल टूटे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सबके एकदम वो जो स्ट्रिक्ट वाले स्टॉप लॉस होते हैं ना, एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, मतलब उससे नीचे 1 पॉइंट भी आपको नहीं रोकना है, वो वाले स्टॉप लॉस जो बात होती है कई बार, वो प्लेस्ड होंगे। तो क्या किया मार्केट ने आज? मार्केट ने पहले तो उन स्टॉप लॉस का हिट किया, सबको बाहर निकाला, वो जो उन स्टॉप लॉस के साथ जिन्होंने ट्रेड ली होगी, और उसके बाद मार्केट घूमा। ये मार्केट कई बार करती है, कई बार मार्केट ऐसे करती है, क्योंकि अगर आपने एक पर्टिकुलर लेवल स्टॉप लॉस का सोचा हुआ है, अगर वो हिट हो गया तो हिट हो गया, फिर तो क्या कर सकते हैं आप उसमें। और सारे स्टॉप लॉस तोड़कर निफ्टी ने एक रिवर्सल ट्रेड दिया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि खतरा टल गया, ये कोई वीकेंड से पहले कोई शायद अपनी पोजीशन नहीं लेके जाना चाहते, इवन शॉर्ट्स भी चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट बुक करके जाएं, और डॉलर रुपये में जिस तरीके का मूव आया आज स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी। आई थिंक सुबह भी हमने एक बात की थी कि अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो आप स्मॉल कैप पे फोकस करिएगा, क्योंकि मेरी एक सेंस बन रही है, और मैं पिछले 3-4 दिन से ये व्यू ले रहा हूँ, आज सुबह भी मैंने ये व्यू लिया है, मैं आगे भी ये व्यू लेता रहूँगा। स्मॉल कैप में अब अच्छे मौके आ चुके हैं, अब यहाँ से आप स्मॉल कैप पे बेरिश नहीं हो सकते। हाँ, आपको स्टॉक्स ढंग के चुनने होंगे, लेकिन वो जो सबसे गंदा वाला फेज था ना स्मॉल कैप्स का, वो गुजर चुका है। अब इशू क्या है, दिक्कत क्या है कि लोगों के पास शायद पैसा ही ना बचा हो और स्मॉल कैप में लगाने का, या इतने स्मॉल कैप में वो फंसे हुए हों कि वो कुछ ज़्यादा कर ना पाएँ। लेकिन ये यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी है। एडवांस डिक्लाइन जैसा कि हमने अभी दिखाया था, सुबह हम 1:5, 1:6 पर थे, एक बार वापस दिखा दीजिए ज़रा एडवांस डिक्लाइन। अब हम ग्रीन में आ गए हैं, अब एडवांसिंग स्टॉक्स डिक्लाइनिंग स्टॉक से ज़्यादा हैं। अभी भी बाजार में दोनों तरफ के मौके हैं, लेकिन फिर भी आज का मूव काफ़ी अच्छा है। अब आखिरी घंटे में क्या हो निफ्टी पर अप्रोच, ये कहना बहुत मुश्किल है। वैसे सेंस ये बन रही है कि थोड़ी और रिकवरी होनी चाहिए, और अगर हम ग्रीन में भी आ जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी निफ्टी पर। लेकिन फिर वही बात, टेम्पटेशन अवॉइड करिए। 3 दिन का वीकेंड आ रहा है, 3 दिन के वीकेंड से पहले लॉन्ग या शॉर्ट कोई पोजीशन कैरी करने की कोई गरज नहीं है। और वैसे भी ना, मैं एक चीज़ और बताऊँ, अगर आप पोजीशन ना कैरी करके जाए ना, तभी मार्केट आपको ज़्यादा अच्छे मौके दे रही है।
जैसे अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर गए थे, सपोज करिए मंडे को नहीं, कल अगर आप लॉन्ग पोजीशन कैरी कर गए थे, तो आज इस रिकवरी को आप प्ले नहीं कर पाते, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो मूव है ना, वो सिर्फ इस पोजीशन को संभालने में लगा रहता। आज कम से कम अगर आप जीरो पोजीशन के साथ होते तो आपको एक सेंस बनती है, चलिए ठीक है, एक गैप के उलट एक ट्रेड में ट्राई कर सकता हूँ, है ना। तो ये इसलिए ये ज़रूरी है इस मार्केट में ट्रेड को कैरी ना करना या पोजीशन को कैरी ना करना। देखिए, आगे अगर 22,200 वापस टूटा तो फिर गिरावट का खतरा बढ़ेगा यहाँ पर, लेकिन जब तक 22,200 अब इंटैक्ट है, तब तक एक सेंस तो बन रही है कि ठीक है, वर्स्ट कुड बी इन द प्राइस। अब रिकवरी में कहाँ पर फंसने का जोन रहेगा, मेरे ख्याल से 22,500 से लेकर 22,800 के बीच यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन को जो है वो थोड़ा सा हल्का करें। और जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, देखिए बैंक निफ्टी में 50,000 पर एक बार के लिए एक अच्छी आपकी खरीदारी हुई है क्लियरली, और दोबारा अगर 50,000 फिसला तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव होगा, लेकिन 51,000, 51,500 ये कुछ लेवल्स होंगे जहाँ पर इस रिकवरी का टेस्ट होगा। तो लेट्स सी, अभी तो हम 50,900 समथिंग पर हैं, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन मेन चीज़ क्या है, जो सुबह हमारा एक व्यू था, वो 2-3 लाइनें वापस प्ले करिएगा, क्योंकि वो दर्शकों को समझाना ज़रूरी है। गैप डाउन में शॉर्ट नहीं करना है और गैप अप में नहीं लेना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गैप डाउन में अगर आप शॉर्ट करेंगे तो फंसेंगे, और अगर गैप अप में आप खरीदेंगे तो फंसेंगे। तो गैप डाउन में शॉर्ट ना करें। इंट्राडे में मार्केट जो है गैप के एकदम उलट ट्रेड देती है, और गैप अप अगर हो तो उसमें सेलिंग, और अगर गैप डाउन हो तो उसमें बाइंग जो है। ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं इस मार्केट में। वेरी गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन आज? बिल्कुल अनुज, शुरुआत करेंगे उन्हीं 2-3 थीम से जो कि बाजार में अच्छा कर रही हैं। आईटी में 1-2 स्क्रिप्ट्स मैंने जिक्र परसिस्टेंट का परसों किया था, मेरे ख्याल से अभी भी करूंगा। परसिस्टेंट आपकी स्क्रीन पे आएगा। मिड कैप आईटी में 3% ऊपर 5100। ऑप्शन एक्टिविटी कल इंडिकेट कर रही थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं 20 डे मार्क के ऊपर सेटल होने में, और ऑप्शन एक्टिविटी अब इंडिकेट कर रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं टू स्ट्राइक 50 to 100, मतलब रोलिंग में कह रहा हूँ मैं, वहाँ पे इसका 50 डे में अलाउ परसिस्ट करता है। तो स्टॉक पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स का बैकफुट पे आना और फ्यूचर्स की बाइंग इंडिकेट कर रही है कि शायद ये मोमेंटम थोड़ा और चले। और एक और बात अनुज, जिसने जो सितंबर 15 का स्विंग लो था, जहाँ पे इसका उससे पहले बेस हुआ करता था जुलाई अगस्त सितंबर का, उसको रीगेन कर लिया। तो मिड कैप आईटी में, हालांकि आईटी में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन इम्प्रेस ये कर रहा है। मेटल्स में हिंडाल्को का आंकड़ा इस वक्त का अद्भुत है, और एक बार फिर से ये स्टॉक जो है वो छोटे और कुछ मीडियम टर्म एवरेजेस को रीगेन कर चुका है अनुज। इसमें कल स्थिरता थी, परसों एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी, हालांकि क्लोज तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन आज 916.85 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता है। और मेटल्स में सबसे कन्विंस करने वाला, अगर आप देखिए जो मूव नजर आ रहा है, वो इस वक्त हिंडाल्को में है, और 900 से नीचे की जितनी स्ट्राइक है उसमें पुट राइटिंग विजिबल है, तो इस पर नजर रखिएगा। बाकी इम्प्रेस अगर आप देखें जो चीज़ एक और कर रही है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। इसका जिक्र मैंने सुबह की पल्स में भी किया था अनुज, कि अच्छी शॉर्ट कवरिंग कल हुई इसमें, और एवेन्यू सुपरमार्ट इस वक्त डे हाई पर कल की कैंडल का हाई क्रॉस कर दिया। और एक और बात है, इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था अक्टूबर 25 के आसपास। अक्टूबर 25 के आसपास जो ब्रेकडाउन था वो प्राइस था एग्जैक्टली 4350। उसी प्राइस को आज रीगेन किया, स्ट्राइक किया। तो एक एवेन्यू सुपरमार्ट, ये तीनों के तीनों वो स्टॉक्स हैं जो कि रोल ओवर की शीट में परसों यानी सोमवार जब एक्सपायरी हुई थी, और जब हमने ट्रेड रिज्यूम किया था वेडनेसडे को, सबसे अव्वल दर्जे के आंकड़े थे। तो वही अगर आप देखें अच्छी तरीके से बिहेव करते हुए। अच्छा अनुज, इन 3 स्टॉक्स के बाद मैं आता हूँ अपने प्रश्न पे। आज रुपये के इस बिहेवियर के मद्देनजर 2 चीज़ों को हम जैसे कि इस कार्यक्रम में चर्चा भी करते हैं, कभी दरकिनार नहीं कर सकते। एक तो बॉन्ड मार्केट और एक फॉरेक्स मार्केट। ये आज का जो रिवर्सल है, जो कि हिस्टोरिकली किताबों में दर्ज हो जाएगा, कितना मायने रखेगा हमारे लिए और हमारे आगे की स्टेबिलिटी के लिए? देखिए वीरू, बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट होती है, मैक्रो के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट होती है। आई थिंक आज जो रुपी मार्केट में जो आरबीआई ने किया है ना, आज और पिछले 1-2 दिन में, वो कहीं ना कहीं एक आपको एक मूव ये दिखाया है कि सट्टेबाजी नहीं चलेगी। आपको डॉलर रुपये पर ट्रेड करनी है, आपको डॉलर रुपये पर नेगेटिव व्यू लेना है, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सट्टेबाजी है, और उसकी वजह से आप जिस तरीके से, एक होता है रुपये अपने आप एक फंडामेंटली गिरता है,
वो गिरना लाजमी होता है। एक बार जब वो ट्रेड डील की बात चल रही थी तब शायद रुपये को गिरने दिया गया था, क्योंकि वो ट्रेड डील नहीं हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देना था। लेकिन उसके बाद जो पिछले कुछ दिनों में हुआ वो प्योर सट्टेबाजी थी, तो इसके लिए उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। और आई थिंक वो आरबीआई का कदम जो था वो बिल्कुल सही था और वो आरबीआई ने किया। और अब देखिए, इसके बाद भी अगर रुपये वीक रहा और अगर ये वाली स्ट्रेंथ भी नहीं टिकी तो फिर कहीं ना कहीं एक ये मूव बनेगा कि हाँ ठीक है, फिर तो वाकई में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। लेकिन आज जो रुपये का मूव है आई थिंक बड़ा पॉजिटिव है। इसमें एक और चीज़ होगी, अब देखते हैं अगले 2-3 दिनों में एफआईएस का क्या मूव रहता है। अगर मार्केट में रिकवरी आई और एफआईएस की भी थोड़ी सी बाइंग आई तो थोड़ा सा रुपये को और सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन 95, एक चीज़ क्लियर हो गई कि 95 आरबीआई के लिए शायद एक पेन पॉइंट था कि 95 से ऊपर एकदम नहीं जाने दे सकते थे, क्योंकि उसके बाद फिर एकदम 100 का बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती, वो नहीं कर सकते थे। तो आई थिंक वो ज़रूरी था 92-85 पर इस समय पर। चलिए श्रेया, आगे बढ़ते हैं। राइट, तो ये बात हो गई डॉलर रुपए की। अच्छा सर, मेरा प्रश्न जो है आपसे कुछ खास भाता नहीं है वो आपको प्रश्न, लेकिन क्योंकि आपने अपनी अभी ओपनिंग कमेंट्री में उसका जिक्र किया और आपने सवाल उठाया कि क्या बॉटम बन गया है, उसी पर थोड़ा और मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूँगी। जिस तरीके से आज मार्केट ने रिएक्ट किया, क्या कहना सही होगा कि बॉटम बन गया या फिर अभी भी जल्दबाजी? देखिए, जल्दबाजी तो अभी भी होगी, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ट्रम्प साहब अगला कदम क्या उठाएंगे, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन क्या होता है ना, बॉटम जो होता है ना मार्केट में, वो अच्छी खबर पे नहीं बनता, वो खराब खबर में प्रीवियस लो तोड़ के बनता है। अगर वो थ्योरी सही है मेरी तो, और ये जो लेवल है ना 22,180 का, ये टेक्निकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो बात सही है, आज मार्केट ने इतनी खराब नेगेटिव खबर पर भी सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से बोल दिया कि भी युद्ध 4 हफ्ते और चलेगा, हम तबाह कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। ब्रेंट 106-107 पर हो गया, उसके बाद भी मार्केट गिरा नहीं और मार्केट चल गया। एडवांस डिक्लाइन देखिए, जिस तरीके से आज एडवांस डिक्लाइन आया मार्केट में, वो जो इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग थी ना, वो खत्म हो गई है। आज सुबह से 5-6 स्टॉक्स ने रिकवरी दिखानी शुरू की, उसके बाद और स्टॉक्स जुड़ते गए, उसके बाद और स्टॉक्स जुड़ते गए। तो ये कहीं ना कहीं, तो अगर आप प्रीवियस उसमें भी जाएंगे, हर उसमें इंस्टेंस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट गैप अप के साथ बॉटम हुआ। मार्केट में बॉटम हमेशा गैप डाउन के साथ होता है। मार्केट हमेशा अच्छी खबर पे टॉप बनाता है और खराब खबर पे बॉटम बनाता है, ये मार्केट का दस्तूर है। तो आई होप कि ये सही ना हो। क्या हो जाएगा अगर मान लो किसी कारण से अब आज का लो टूट जाएगा, अगर मान लो 22,180 का अगर आज का लो टूट गया तो वो आप मेरी थ्योरी जो नलीफाई हो जाएगी। लेकिन आज का जो प्राइस एक्शन है ना, वो हर तरीके, मैं पिछले पूरे 1 महीने से अवॉइड करता आया हूँ आपके सवाल को, और पिछले पूरे 1 महीने से मैं इनफैक्ट इस सवाल का एक ही जवाब देता आया हूँ कि नहीं हमें समय बताएगा, नहीं हमें समय बताएगा। लेकिन अगर मुझे बाकी सारे मूव्स में आज के मूव को अगर देखना हो तो मैं ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ आज के मूव में, क्योंकि आज का मूव जो है ना वो हमारी मार्केट में जिस तरीके से आया कि ग्लोबल मार्केट्स वीक थी, ब्रेंट 108 तक गया, एफआई की बड़ी सेलिंग थी, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आकर उल्टा सुल्टा बोला, वॉर फिर 3-4 हफ्ते कंटिन्यू करेगी, ये सब बोला। उसके बावजूद आज मार्केट लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। मेरे लिए ये एक साइन है कि शायद बॉटम बनाओ शायद, लेकिन कंफर्मेशन हमें बाद में मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको एक रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, अब यहाँ से मैं पिछले पूरे 1 महीने से नेगेटिव हूँ मार्केट पे। मैंने अपना नेगेटिव व्यू खत्म किया कल कि अब यहाँ से एकदम जो 1 वे नेगेटिव व्यू वो मेरा खत्म हो गया। अब यहाँ से धीरे धीरे अगर सब कुछ ठीक रहा, फिंगर्स क्रॉस, टच वुड, तो शायद पॉजिटिविटी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव भी है, हाँ। तो इससे शुभ दिन हो भी नहीं सकता मार्केट के लिए एक सॉर्ट ऑफ बॉटम बनाने के लिए। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, और शायद आज मार्केट में एक बॉटम बनाओ। राइट, और देखिए अब तो मात्र 60 अंक नीचे रह गए, इनफैक्ट 53 अंक रह गए हैं निफ्टी पर 22,625 के आसपास। ये तो बात हो गई सर, हमने मार्केट के ऊपर चर्चा कर ली, स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा। आज के रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स कौन कौन से हैं? बिल्कुल, तो देखिए सब रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में सबसे पहले कुफोज, क्योंकि मिड कैप IT स्टॉक्स में आज एक अच्छी रैली आई, तो कुफोज नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर पेज इंडस्ट्रीज। आई थिंक पेज इंडस्ट्रीज सुबह से ही ना आज अच्छे साइन दिखा रहा था। सुबह जब हम खुले तो इनफैक्ट पेज इंडस्ट्रीज इकलौता स्टॉक था जो ग्रीन में था F&O में, और पूरे दिन इनफैक्ट आज अगर स्ट्रेंथ पूरे दिन किसी स्टॉक ने दिखाई है तो पेज इंडस्ट्रीज है। और एक कैश मार्केट से है वी मार्ट। पूरे के सेक्टर में आपने देखा है मूव वैसे, लेकिन वी मार्ट के अच्छे अपडेट थे, उसके बाद करीब 8.5-9% ऊपर था। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक में सबसे आगे है अमीरचंद एक और फंसाने वाला IPO। और अमीरचंद
ने निवेशकों को गरीब चंद बना दिया, 17% के करीब नीचे आया ये समय देखिए। और उसके अलावा टाटा सिल्वर ETF या कोई बाकी के सारे सिल्वर ETF, सिल्वर की कीमतें गिरी हैं क्योंकि एक तो डॉलर रुपये नीचे आ गया उसकी वजह से, और एक सिल्वर वैसे ही थोड़ा सा नीचे है तो इस वजह से सिल्वर ETF गिरे। और PG इलेक्ट्रोप्लास EMS शेयरों में कल बड़ी रैली हुई थी, आज बड़ी गिरावट आ गई, तो ये हो गया आपके लिए एक और स्टॉक आज PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। चलिए श्रेया, अब कार्यक्रम क्रम समझ लेते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि शो में क्या क्या होगा। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम सच्चिदानंद उत्तेकर से, शिल्पा राउत से, अमित सेठ जी, अरुण कुमार मंत्री, पंकज राधड़ और शिवांगी सायदा से। 2:20 पर लता जी बताएंगे आपको कि रुपए में मजबूती के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं। 2:30 बजे नुपुर से समझेंगे कि फार्मा स्टोर में तगड़ी बिकवाली क्यों हो रही है। 2:40 पर वोल्टास पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आएंगे आशीष और नुपुर। 2:45 पर मैं समझाऊंगी आपको कि भारतीय बाजार को क्यों किया गया है डाउनग्रेड फिर से। और 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी जुड़ेंगे। 3:05 पर अनुज जी से लेंगे सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी। और 3:10 पे नुपुर बताएंगे आपको डीलर्स के रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। 3:15 पे BTST STBT। फिर 3:20 पर अगले हफ्ते के ट्रिगर समझेंगे। साथ ही आशीष बताएंगे आपको कि ईरान वॉर से ट्रैवल प्लान कैसे हुआ है महंगा। और 25 पर नुपुर आपको बताएंगे अगले हफ्ते के ट्रिगर्स। बिल्कुल। मीनवाइल जैसे हम बात कर रहे थे कि थोड़ी और रिकवरी बाकी है, और अगर हम ग्रीन में भी आ जाएं तो मुझे हैरानी नहीं होगी। हम ऑलमोस्ट आ गए थे ग्रीन में, ऑलमोस्ट एक टिक और ज़रूरत थी, हम ग्रीन में आ गए थे ऑलमोस्ट। लेकिन खैर 673 तक गए, 22,673 तक गए हम, और फिर वहाँ से लेट्स सी। लेकिन खैर अभी तो बाकी है सवा घंटा। चलिए ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी दिखी हैं बहुत दिनों बाद, तो उनसे शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा अभी के लिए लॉन्ग रहेगा अंबुजा सीमेंट पे। अंबुजा सीमेंट ट्रेड कर अराउंड 416। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन है। जैसे 419 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करेगा तो इसमें आपको बहुत तेज मूव टुवर्ड्स 440 दिखेगा, तो अभी भी बाय कर सकते हैं। कीप अ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 408 एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 440। शिल्पा जी इसीलिए कहते हैं इतना लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहिए। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग नहीं, सुबह का शो नहीं है, आफ्टरनून का शो चल रहा है वैसे। और चलिए कोई बात नहीं, ट्रेड हो गई आपकी अंबुजा सीमेंट पर। अंबुजा सीमेंट पे शिल्पा जी की पिक हो गई। खरीदारी की राय यहाँ पर आई है क्योंकि निचले स्तरों से देखिए अच्छी रिकवरी। इनफैक्ट सीमेंट स्पेस पे एक रिपोर्ट भी आई थी काफ़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। श्रेया, यहाँ पर ट्रेंड लिमिटेड में एक काफी सीवियर डाउन ट्रेंड हमने देखी है, बट पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाने का सीक्वेंस 30 मिनट्स चार्ट पे नजर आया है। एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है इसके 30 मिनट्स चार्ट पे, एंड प्लस एक डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर हम डेली वीकली डेटा दोनों को देखें तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक रिलीफ रैली इसमें बन सकती है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड भी करने चाहिए। 3500 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो उसने क्लियर किया है, एंड क्लोजिंग भी मुझे लग रहा है इसके ऊपर ही एस्टैब्लिश होगी। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 3488 पे लगाना है, एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं 3680 के टारगेट के लिए ट्रेंड के फ्यूचर्स में। ट्रेंड फ्यूचर्स 3542 पे ट्रेड करना है लॉन्ग साइड पे, बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ जाना चाहूंगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक ने 200 डेमा से रिवर्सल दिखाया है, और वहां पे एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। यहाँ पे एक 400-410 के लेवल्स पे बुलिश हार्मोनिक रिवर्सल पैटर्न भी बना है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक बाय करना है। स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे हमारा रहेगा 415 रुपीज का, और टारगेट्स लगभग रहेंगे 434 के। ओके अरुण जी गुड आफ्टरनून। अरुण जी बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। अगेन निफ्टी आईटी में से टीसीएस में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इनफैक्ट कल की पूरी कैंडल को आज की कैंडल ने इंगल्फ किया है। यहाँ से मुझे लग रहा है टीसीएस में 2520 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टीसीएस लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2422 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 2505 तक के टारगेट्स स्टॉक में आ सकते हैं। ओके टीसीएस अरुण जी की पिक हो गई। पंकज जी आप क्या चुन रहे हैं। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज सर एंड वीरेंद्र जी। मुझे लगता है कि
नायका के अंदर का सेटअप बहुत शानदार लग रहा है यहाँ पे। जिस हिसाब से रिकवरी देखने मिली है काउंटर में, ये कंटिन्यूएशन में रह सकता है। 200 डेमा के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। 241 की लेवल पे ट्रेड करने की सलाह रहेगी। 237 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 248 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। 248 तक के अगर देखें तो इसमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। सुबह बहुत जल्दी इसमें रिकवरी स्टार्ट हो गई थी और कहाँ 233 कहाँ 242, अच्छी रिकवरी नायका में। आशीष चतुर्मुदा जी के पास चलते हैं आज की फंडामेंटल कॉल के लिए। आशीष, बहुत ही अगर आप देखें एक आज इस रिवर्सल को रुपए की रिकवरी ने लीड किया, सेंटिमेंट इंप्रूव किया। आप का आज का टॉप कॉल क्या रहेगा ऐसे में? आशीष जी, आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सॉरी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जो हमें थीम पसंद आ रही है वो है मेटल्स एंड माइनिंग की। जो थीम है वो काफ़ी पसंद आ रही है और इसमें लॉयड मेटल्स हमारी एक टॉपिक रहेगी। कंपनी एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर जा रही है। हमने देखा है कि 10 मिलियन टन का जो इनका प्रोडक्शन था उसको अब इन्होंने इसकी कैपेसिटी बढ़ा के 55 मिलियन टन पे ला लिया है। और साथ ही साथ जिस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स और कॉपर के अंदर में भी एक्सप्लोरेशन के अंदर ये कंपनी अपने आप को बढ़ा रही है, तो हमें लगता है कि बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ जो प्लान्स इस कंपनी के बने हुए हैं। इस साल में भी आप देखेंगे तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में भी बहुत जबरदस्त केपेक्स किया और जिसके चलते हमने देखा है कि ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं पूरे जो बिजनेस का, वो उसका जो शेयर है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और आगे जाके ये नंबर करीब करीब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का 50% हो जाएगा रेवेन्यू में, जिसकी वजह से हमें लगता है मार्जिन्स में भी काफी अच्छे एक्सपांशन हमें आते हुए देखने को नजर आएंगे। साथ ही साथ ग्लोबली भी जिस तरह से पूरी कमोडिटी का एक सप्लाई शॉक बना हुआ है, उसका डेफिनेटिव जो बेनिफिट है वो सारी माइनिंग कंपनीज को देखने को नजर आएगा और वहां पर पे लॉयड मेटल्स एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्ले हमें आने वाले समय पे नजर आता है। तो यहाँ पर हम एक बाय पोजीशन हमें लगता है लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर हमारी रिकमेंडेशन है। और टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को करीब 5 से 6 महीने कंसोलिडेशन करने के बाद आज निकाला है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है। 1270-80 पे एक बढ़िया सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड किया तो मैं मानता हूँ पुराने ऑल टाइम हाई जो कि 1700 के आसपास है वो इवेंचुअली क्रॉस होते हुए लॉयड मेटल्स में नजर आते हैं। ओके, लॉयड मेटल्स ये पसंद आ रहा है आशीष जी को और ये रखे रडार पर और अच्छी स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर काउंटर में भी। चलिए एक फटाफट से रीकैप, क्योंकि टेक्निकल कॉल्स और टेक्नो फंडा कॉल भी ले लिया है हमने। आपके स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत की शिल्पा जी ने अंबुजा सीमेंट सुझाया है, खरीदारी की राय, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, तो 440 की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 408 का लगाना है स्टॉप लॉस। सचिन जी कह रहे हैं कि ट्रेंड में अच्छी रिकवरी है तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है और 3680 की टारगेट देख रहे हैं वो, 3488 का स्टॉप लॉस। अमित जी कह रहे हैं कि बीएल अच्छा लग रहा है और डिफेंस पैक में कल भी हमने स्ट्रेंथ देखी, आज भी काउंटर कमाई के मौके दे रहा है, तो 434 का टारगेट है, 415 का स्टॉप लॉस। अरुण जी कह रहे हैं कि आईटी में स्ट्रेंथ है, इंडेक्स 2.5% अप, तो टीसीएस देखिए आप 2530 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 2422 का स्टॉप लॉस। और पंकज जी नायका के साथ जा रहे हैं, खरीदारी की राय, रिकवरी अच्छी है इस पर्टिकुलर काउंटर में भी, पिछले साल भी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं, 248 के टारगेट, 237 का स्टॉप लॉस। और आशीष जी ने अभी मेटल एंड माइनिंग स्पेस से लॉयड मेटल्स चुना है, खरीदारी की राय उन स्तरों पर। निफ्टी लेकर आइए, मात्र 24 अंक नीचे रह गया है, अच्छी रिकवरी। और स्पेशली जो सर आप चर्चा कर रहे थे ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरीके से रिकवरी है, ब्रेथ जिस तरीके से इंप्रूव हुई है, और एक और चीज़ आपने लगातार जिक्र किया कि स्मॉल कैप इंडिकेट करेगा कि किस तरीके से रिकवरी आएगी, वो देखने को मिल रही है। तो क्या ब्रॉडर मार्केट्स पे क्या व्यू आपका? देखिए, मैं जो एक चीज़ पिछले आई थिंक एक हफ्ते से एक बात कह रहा हूँ कि अब मार्केट में अब और कितनी गिरावट है कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब समय आ गया कि आप अपना पैसा एक अच्छे से स्मॉल कैप फंड मैनेजर को दे दें, क्योंकि स्मॉल कैप्स में अब मीन रिवर्जन काफ़ी हो चुका है। 3 साल में अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी हुई है स्मॉल कैप में, भले ही निफ्टी में नहीं हुई है, और प्राइस डैमेज ज़्यादा हुआ है स्मॉल कैप में, क्योंकि पहले स्मॉल कैप ज़्यादा चल गए थे, तो उस वजह से। और आई थिंक अब आप प्राइस एक्शन देखें, स्मॉल कैप जिस दिन मार्केट गिरते हैं उस दिन कम गिरते हैं और जिस दिन मार्केट चलती है उस दिन ज़्यादा चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल, है ना। तो ये अपने आप में एडवांस डिक्लाइन का आज का चार्ट देखा आपने, हम सुबह 1:5 शुरुआत की थी, अभी हम एडवांसेस के फेवर में आ गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक कंफर्ट दे रहा है कि हाँ, थोड़ा सा मार्केट जो है वो अब स्मॉल कैप की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी स्टोरी, और जो आज हमने बात की, आज का असली धुरंधर है आरबीआई, और वो ज़रा लेकर आइए वापस जो हमने एनिमेशन बनाया, और बात करते हैं इन आरबीआई के कदमों पर कि क्यों आज इस तरीके की रिकवरी आई। जी हाँ, 50 पैसे नहीं, 1 रुपया नहीं, 2 रुपये की इंट्राडे रिकवरी। जी हाँ, 13 साल की सबसे बड़ी रिकवरी,
और बात करते करते निफ्टी ग्रीन में आ गया। वैसे क्यों आई है रिकवरी, आइए फिर समझते हैं लता मैम से। लता मैम गुड आफ्टरनून। तो कहीं कैसा लग रहा है क्या कि जो आरबीआई ने कदम उठाया था वो शायद उतना चला नहीं, तो एक और बड़ा कदम उठाया गया, एक और बजूका फेंका गया, ऐसा कुछ हुआ है? एब्सोल्युटली। और मार्केट का शायद ये एहसास था कि फ्राइडे के कदम भी तो नहीं चले, देखते हैं आज कितना चलेगा। और आप जब खुला था 1.5% हायर, तब भी एक डिसबिलीफ था मार्केट में, देखते हैं 1.5% है, अभी जल्दी 1% हो जाएगा, वो एक्चुअली 2% हुआ। सो एक्सपेक्टेशन के मुकाबले भी ये एक अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन असल में आपने जो सही बात कही कि फ्राइडे के स्टेप्स आरबीआई को पता चल गया मंडे कि लोगों ने कुछ, बैंकों ने कुछ और दूसरे जरिए उसको अवॉइड कर लिया था। अभी फ्राइडे को क्या कहा था आरबीआई ने कि तुम अपने ओपन पोजीशंस इन द करेंसी मार्केट को 100 मिलियन को लाओ, और ये हर एक बैंक का आप 100 मिलियन रखोगे तो पूरा कंट्री का 2 बिलियन ही होता है, और ओपन पोजीशंस इन द मार्केट आर कुछ सम 40 बिलियन। कितना सारा सेल होना था, लेकिन रुपया एक्चुअली चढ़ गया। वो इसलिए कि बहुत सारे बैंक्स अपने क्लाइंट्स के साथ एक एग्रीमेंट में आ गए कि क्लाइंट्स पर तो कोई काबू नहीं है, कंपनीज जो दोनों तरफ काम करते हैं या इवन एफपीआईज, इसलिए उनको बेचने का एक प्रोग्राम था, उनको बेच दो और उनका बुक्स में आ जाएगा। बट आरबीआई ने वेडनेसडे को जो कदम उठाया वो सारे दरवाजे बंद कर लिए। तो आरबीआई ने क्या कहा, आप कोई भी हेज एनडीएफ मार्केट में नहीं बेचेंगे किसी को भी। आपको अगर किसी क्लाइंट इंपोर्टर आकर हेज मांगेगा, आप ऑन शोर मार्केट में डिलीवरेबल फॉरवर्ड, डिलीवरेबल और नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड में बहुत फर्क है। यू विल गिव अ डिलीवरेबल फॉरवर्ड इन अ वेरी स्मॉल, क्योंकि वहां पे एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल डॉलर्स हैव टू बी डिलीवर्ड। एनडीएफ में सिर्फ डिफरेंस कैश सेटल्ड होता है, इसलिए लोग सोचकर ही ये डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स साइन करेंगे। नॉर्मली इंपोर्टर्स जिनके पास कोई अंडरलाइंग होता है या खरीदने की मजबूरी है। दूसरा, आरबीआई ने बोला कि अगर तुम किसी को फॉरवर्ड डॉलर बेचोगे, आप उनसे एक अग्रीमेंट लोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट, कि उसके खिलाफ वो क्लाइंट भी एनडीएफ मार्केट में काउंटर पोजीशन नहीं खोलेगा। मतलब वो भी दरवाजा उन्होंने बंद किया। और कॉर्पोरेट से बोला कि अगर तुम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लोगे, ऑल corporates have to show an underlying. I am buying this $100 million forward because I am going to import this much iron or this much steel or whatever, this much polyester. वो कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बार आपने कैंसिल किया, you cannot rebook. एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए only once you can enter into a contract. ये रूल्स मैं बोल सकती हूँ, when I was a cub reporter, जब इंडिया का न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था तभी भी डॉलर्स के शॉर्टेज थे, तभी ये रूल था दैट यू कैन नॉट रीबुक योर कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज बेसिकली डॉलर की डिमांड ज़्यादा मत करो। उसके बाद हमको आईटी का इतना सारा पैसा मिल गया, एफपीआई के पैसे मिल गए, वी डिडंट हैव, कॉर्पोरेट्स वर अलाउड टू कैंसिल रीबुक। नाउ अगेन वो रेस्ट्रिक्शन आ गया कि तुम एक ही बार एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस आर एंश्योरिंग कि बैंक्स को अभी कोई चारा नहीं है। बिफोर April 10th यू हैव टू ब्रिंग योर पोजीशंस डाउन। तुम्हारे सारे दरवाजे बंद है। शायद एक आध दरवाजा कोई बैंक को मिला होगा, लेकिन उनको हिम्मत नहीं होगी कि वो दरवाजे पे जाएं, क्योंकि आरबीआई कैन कम विद एन अदर सेट ऑफ रूल्स। सो नाउ टुडे द रूपी इज स्ट्रॉन्ग, 2.5% हायर, मे बी 2% हायर, when all other comparable Asian currencies are 0.5% lower. वो इसलिए कि banks are in a hurry to start reducing their positions, and I think हम थोड़े दिन तक ये ट्रेंड देखेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स विल टेक, और अगर क्रूड 120 पे चला गया और उधर कुछ दिन रुका, then you can't change, but at least speculative positions will not be. बिल्कुल स्पेकुलेटिव पोजीशंस जो हैं उनमें कम से कम आज ज़बरदस्त पिटाई हुई होगी उनकी। और एक दिन में इस तरीके का मूव याद नहीं आता लास्ट टाइम कब आया, 2 रुपए का। 2013 आपको याद है टेपर टैंट्रम के बाद एक दिन जब यू नो I think it was when Modi got selected as the candidate for BJP or something like that, September 4th, ऐसे कोई time there was a one-day move. ओके, 13 साल बाद ही मूव आया। बिल्कुल। और बाय द वे शुक्रिया लता मैम, मार्केट में फिर से एक अच्छा मूव आ रहा है और निफ्टी सेंसेक्स दोनों फिर से कोशिश कर रहे हैं इस समय डे हाई पर आने के लिए। अच्छा आशीष,
एक सवाल है आपसे आशीष चतुर्वेदी, ये जो आईटी में रिकवरी हो रही है इसे आप कैसे देख रहे हैं, और क्या आप समय आ गया थोड़ा सा आईटी में पोर्टफोलियो में पोजीशंस क्रिएट करने का? बिल्कुल अनुज, आईटी में अब जो पोजीशनिंग है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसको आप 2-3 एंगल में मैं आपको बताता हूँ कि अगर से आप लार्ज कैप आईटी की बात करें, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसी कंपनीज की बात करें, तो यहाँ पर पे आने वाले 2 से 3 साल जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो करीब रेवेन्यू में करीब 10 से 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। बट अगर से आप वैल्यूएशन के टर्म पे देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलरेडी अपने 5 ईयर एवरेजेस के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक, क्योंकि पिछले 3 साल की जो अर्निंग ग्रोथ है उसके सामने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। फ्री कैश फ्लो की जो यील्ड है, एफसीएफ यील्ड जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुकी है, 5.5 से 6% के आसपास हो चुकी है। और तीसरी बात, जो रुपया के अंदर में आज जो स्ट्रेंथ आई है, इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं आज आईटी के अंदर में तेजी है, क्योंकि काफ़ी जो मिड कैप आईटी कंपनीज है इन्होंने तो अपने आप को काफ़ी हद तक के हेज किया हुआ है। तो यहाँ पर पे अगर से रुपी फर्दर डिप्रिशिएट भी होता तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज उस रुपी डिप्रिसिएशन का देखने को नजर नहीं आता। तो ऑल इन ऑल हमारा ये मानना है कि करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, पर हमारी जो प्रिफर्ड पोजीशनिंग रहेगी वो मिड कैप आईटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ जैसे कोफोर्ज की हम बात करें या परसिस्टेंट की बात करें तो 22 से 23% की टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले 2-3 सालों में एक्सपेक्टेशन है, वर्सेस लार्ज कैप आईटी डूइंग जस्ट 10 से 12% की ग्रोथ। तो इसको ध्यान में रखते हुए परसिस्टेंट और कोफोर्ज ये 2 स्टॉक हमारी टॉप पिक रहेगी आईटी के अंदर में, और करंट लेवल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, परसिस्टेंट और कोफोर्ज ये मिड कैप आईटी स्पेस से ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, और आईटी में शानदार मूव्स, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, डेज हाइपर। इनफैक्ट कल भी हमने देखा था कि स्ट्रेंथ थी यहाँ पर। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का इस वक्त का। सचिन जी, अमित जी और आशीष चतुर्वेदी जी से ही हम लेंगे कैश कॉल। तो सचिन जी बताइए, कैश के लिए कौन सा काउंटर? शेयर यहाँ पर काफी बार हमने इसे रेकमेंड भी किया है, अभी भी स्ट्रक्चर काफी अच्छी तरह वेल इंटैक्ट है। स्टॉक का नाम है लिंडे इंडिया, एक अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में है। पिछले 3 महीने का डेटा देखे तो कहीं पर भी एग्जॉशन के साइन नहीं है। मार्केट जब भी वोलेटाइल रहा है इसने एक फ्रेश बेस बनाने का ही प्रयास किया है। सो अभी भी मुझे लग रहा है 7000 के आसपास का एक बेस काफी अच्छी तरह इसने फर्म बना दिया है, एंड उसके बाद एक मूव अनफोल्ड हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। सो मोमेंटम अभी भी चेस किया जा सकता है। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी है कि 7850 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो जाए, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 7130 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, लिंडे इंडिया 7287 पे आपका बाय कॉल, निफ्टी स्ट्राइक करता हुआ 22700 को। अमित जी, आपका कैश कॉल क्या रहेगा? वीरेन जी, चेन्नई पेट्रोलियम का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया और राइट साइड ऑफ चार्ट अब काफी टाइटन अप हो गया है। 2-3 दिनों का जो पुल बैक आया था उसने 50 डेमा पे होल्ड किया है। वापस कल और आज के सत्र में स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है 10 डेमा के ऊपर। तो चेन्नई पेट्रो लगभग 1032 का प्राइस है, इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1010 का, और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 1070 के। ओके, आशीष आपने क्या पिक किया कैश कॉल्स में? जी, तो देखिए मे भी शायद रिपीटेशन हो जाएगा, बट मेटल्स माइनिंग हमें काफ़ी पसंद है। उसमें हमने लॉयड की बात करी। इसी के अंदर में जो दूसरी कंपनी हमें काफ़ी अच्छी लगती है वो है गोदावरी पावर एंड इस्पात, जो कि मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 23% के आसपास है। प्रमोटर जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 63-64% है। और आप देखेंगे बहुत ही हाई ग्रेड आयरन और माइनिंग ये कंपनी कर रही है, और इनकी भी जो कैपेसिटी है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रही है, क्योंकि काफ़ी नए जो क्लियरेंसेज एंड ईसी और एफसी के क्लियरेंसेज है उसका बेनिफिट अब गोदावरी पावर एंड इस्पात को देखने को नजर आएगा। और क्योंकि हमें लगता है कि मेटल्स में काफ़ी अच्छी तेजी है, आयरन ओर में काफ़ी अच्छी तेजी है, इसका क्लियर बेनिफिट गोदावरी पावर एंड इस्पात को देखने को नजर आएगा। करंट लेवल्स पे आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन पिछले 4-5 महीनों में यहाँ पे कर रहा था करंट लेवल्स पे, और अब यहाँ पर 265 पे बहुत बढ़िया बेस बन चुका है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 350 रुपए तक की अपसाइड गोदावरी पावर एंड इस्पात में देखने को नजर आ सकती है। ओके, मीनवाइल निफ्टी ग्रीन में आ चुका है, और देखते हैं इस बार ये ग्रीन में टिकेगा या नहीं। पिछली बार तो आया, बस छू करके वापस निकल गया, लेकिन रुक जाओ 2 मिनट।
ठीक है, 5 पॉइंट ग्रीन में है। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फार्मा सेक्टर पर फिर से ट्रम्प टैरिफ का डर हावी नजर आ रहा है। निचले स्तरों से रिकवरी के बावजूद फार्मा इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट है। आइए नूपुर से समझते हैं कि टैरिफ का भारतीय कंपनियों पर कितना असर पड़ सकता है। नूपुर बताइए। बिल्कुल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और स्पेशली उन कंपनीज पर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अपने यूएस में एक्सपोर्ट करती है। अब खबर ये निकल के आ रही है रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन दवा कंपनियों पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं जिन्होंने अमेरिका में दवाइयों की कीमतें कम रखने के लिए अभी तक कोई भी समझौता नहीं किया है। और इम्पोर्टेड ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन पर जो है वो 100% यहाँ पर टैरिफ लगाया जा सकता है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि यूएस में सस्ती दवा के लिए डील अगर आपने नहीं की हुई है तो आपके ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है। 100% टैरिफ लगाने का यहाँ पर विचार चल रहा है। काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया हुआ है ताकि कीमतें यहाँ पर कंसोलिडेटेड रहे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन पर ही लगाया जाएगा। जेनेरिक इसमें मेंशन नहीं किया गया है। काफ़ी सारी ग्लोबल कंपनीज है जैसे कि फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, जीएसके जैसे नाम आपको दिखेंगे जो कि अमेरिकी सरकार के साथ ऑलरेडी डील कर चुकी है सस्ती दवाइयों के लिए। और यूएस का यही मानना है कि दवाइयों की जो प्राइसेस है उनके कंट्रोल में रहे, इसीलिए ये टैरिफ आते हुए नजर आ सकता है। अब भारतीय कंपनीज पर कितना असर पड़ेगा? फिलहाल तो मोस्ट ऑफ द भारत की जो कंपनीज है, फार्मा कंपनीज है, वो जेनेरिक बाजार में ही काम करती है। ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन का जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा जेनेरिक बाजार में। लेकिन सन फार्मा आज यहाँ पर आपको दबाव में नजर आ रहा है क्योंकि इसका ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है वो यूएस में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है कंपनी की रेवेन्यूज़ में, और आगे चल के हो सकता है कि यूएस सरकार के साथ सन फार्मा को टाई अप करना पड़े और उसकी वजह से प्राइसिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्पेशलिटी पोर्टफोलियो की बात करें तो यूएस की ग्रोथ में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहता है। 31% का कंट्रीब्यूशन यूएस मार्केट से आता है, तो प्राइसिंग प्रेशर के कंसर्न्स की वजह से सन फार्मा फोकस में आते हुए नजर आया। लेकिन बाकी फार्मा कंपनीज के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो जेनेरिक मार्केट में काम करती है। नूपुर, शुक्रिया इस विषय को पूरा समझाने के लिए। गंभीर मुद्दा है, और हालांकि ये आशीष इस पर रिएक्शन बाजार 2-3 दिन से दे भी रहा है। आपका टेक क्या है? और दूसरी बात यह है, अगर आपने अपने पीएमएस में फार्मा में एक्सपोजर अगर लिया भी है तो किस में लिया है आपने? आपकी थीम क्या है फार्मा में? तो बिल्कुल देखिए, जिसके तीन इसके कैटेगरी है वीरेंद्र। एक तो यूएस जेनरिक है, दूसरा हम डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बोलते हैं, और तीसरा हम सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो मुझे हमारा जो ये मानना है वो ये है कि जो इंडियन फार्मा जो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर पे ग्रोथ करीब 8 से 9% की आएगी, बट जो सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी है वहां पर ग्रोथ आपको 15 से 20% की देखने को नजर आएगी। और जिस तरह से हमारा इनोवेटर्स के साथ में कंटिन्यूसली काफी जो प्रोडक्ट उनके ऑफ पेटेंट होंगे और उसका बेनिफिट क्लियरली इस तरह की सीडीएमओ कंपनीज को देखने को नजर आएगा, तो हम काफी ज्यादा एक्सपोज्ड हैं ऑन द सीडीएमओ साइड रादर देन जो आपके जेनरिक फार्मा प्लेयर्स। और वहां पर पे लॉरस लैब्स या साई लाइफ जैसी जो कंपनीज है ये हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर से डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन हमें देखना होगा तो हमें लगता है कि ल्यूपिन, अजंता फार्मा और टोरेंट जैसी जो कंपनीज है वो बाय ऑन डिप्स के कैंडिडेट है, बट फिर भी हमारा मानना है हम ओवरवेट सीडीएमओ पे ही बने रहेंगे। ओके। मीनवाइल वो जैसे वो ग्रीन में आया वहाँ से 50 पॉइंट गिर गए, एकदम से 50 पॉइंट गिर गए निफ्टी पर। लेकिन खैर कोई बात नहीं, फिर भी आज का दिन बहुत अच्छा माना जाएगा। धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। शिल्पा जी, अरुण जी और पंकज जी हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। शिल्पा जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुज जी, धमाकेदार ऑप्शंस के लिए टेक महिंद्रा पे ध्यान है। टेक महिंद्रा मुझे लगता है एक अच्छे लेवल पे है, तो यहाँ पे 1460 का कॉल ऑप्शन जो रफली 43-44 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 24 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा 68 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 80 आप इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स देखेंगे। टेक महिंद्रा यहाँ पर 1460 की कॉल लेने की बात कही गई शिल्पा जी की तरफ से आता हुआ। पंकज जी, ऑप्शंस में कौन सा स्टॉक? जी श्रेया जी, वीडीएल के ऊपर 690 का जो कॉल ऑप्शन चल रहा है 24 रुपए 50 पैसे के आसपास, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसमें छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 17 रुपए 70 पैसे का। ऊपरी लेवल पर टारगेट 32 रुपीज तक के देखने मिल सकते हैं। ओके, अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा ऑप्शंस में?
वीरेन जी, मेरा स्टॉक भी मेटल स्पेस से ही हिंडाल्को के ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। हिंडाल्को का एट द मनी कॉल ऑप्शन लेना है, अराउंड 32 रुपीज के आसपास चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस की जहां तक बात है, 920 का कॉल आपको बाय करना है 32 रुपए के आसपास। 27 का स्टॉप लॉस लगाएं और 44 तक के टारगेट्स हिंडाल्को के एट द मनी कॉल में आ सकते हैं। ओके, हिंडाल्को मेटल स्पेस से ये हो गए अरुण जी के पिक। तो टेक महिंद्रा, वेदांता और हिंडाल्को ये ऑप्शंस में सुझाया गया है। डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, मैं फिर से देख रही थी, एक बार रखिएगा स्क्रीन पर पूरा ईएमएस काउंटर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास 6.5% नीचे, डिक्सन 4.5% नीचे, एम्बर एंटरप्राइजेस 4.5% नीचे। तो इस कदर से ईएमएस स्पेस की आज पिटाई हो रही है, जबकि मार्केट में देखिए अच्छी रिकवरी, लेकिन इन सारे स्टॉक्स में कोई रिकवरी के साइन नजर नहीं आ रहे। तो क्या ये शॉर्ट का कैंडिडेट हो सकता है, समझ लेते हैं अमित जी से। अमित जी, एम्बर एंटरप्राइजेस, पीजी तो काफी टूट गया आज के सेशन में 6.5%, लेकिन एम्बर 4%, 4.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर, शॉर्ट किया जाए या फिर थोड़ा वेट करे, क्योंकि कल के सेशन में यहाँ पे रैली थी? जी शेयर जी, पहले तो अगर एम्बर का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर वीक ही है। स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, कंसिस्टेंटली 10 और 20 डेमा से रिजेक्शन दे रहा है पिछले 10-15 दिनों से। कल के सत्र में जो रैली आई, 20 डेमा से रिजेक्शन और वापस एक फॉल, डेफिनेटली 5% डाउन है, इसलिए इमीडिएट तो शॉर्ट नहीं करेंगे, बट सेल ऑन राइज का कैंडिडेट जरूर है टुवर्ड्स द मूविंग एवरेजेस। किसी की पोजीशन ऑलरेडी शॉर्ट है तो बने रहे, 6300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और प्रोबेबली 6150 तक ये आ सकता है। ओके, मीनवाइल निफ्टी वापस 80 पॉइंट नीचे हो गया है, तो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली डे लो से तो खैर अभी भी काफ़ी ऊपर है। 22,182 का लो था, लेकिन 22,706 तक गए थे हम। 22,706 से ऊपरी लेवल से फिर 100 पॉइंट के करीब फिसले हैं हम, 100 पॉइंट से ज़्यादा फिसले हैं इंटरडे में। और एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए, बैंक निफ्टी भी देखिए जो हाई लगाया वहाँ 51,380 का, वहाँ से 300 पॉइंट फिसला है पिछले 2 मिनटों में। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में बस सब कुछ वन वे पॉजिटिव ही हुआ है, थोड़ा सा ऊपरी लेवल से वापस हल्की सी सेलिंग भी आ रही है। अब बात करते हैं हमारी फेवरेट सेगमेंट बुल वर्सेस बेयर की। आज हमारा फोकस रहेगा वोल्टास पर। जी हाँ, शेयर में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम की बात करते हैं। एक बार ज़रा थोड़ा सा स्टॉक लेकर आइए ज़रा 6 महीने का, और इस स्टॉक में आगे गिरावट बढ़ेगी या तेज़ी आएगी, ये डिस्कस करते हैं। तो आज बुल वर्सेस बेयर में नूपुर हैं बेयर और आशीष हैं बुल, तो टेक इट अवे। बिल्कुल सर, मैं ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि स्टॉक में सिर्फ 6 महीने नहीं, पिछले 5-6 साल का भी देखें ना तो एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मार्केट शेयर, जब मैंने स्टार्ट किया था ये सेक्टर ट्रैक करना, और वोल्टास के मार्केट शेयर ना उस समय हुआ करते थे 26-27% के FY21 में, और उसके बाद देखिए 16-17% मेंटेन करना भी कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो गया है। और ये सिर्फ मार्केट लीडरशिप पे आप तर्क दे सकते हैं, अभी भी बनी हुई है, लेकिन 10% का मार्केट शेयर पिछले 5 साल में जाना इतना खराब माना जाएगा इस कंपनी के लिए। और क्योंकि लगातार नए प्लेयर्स यहाँ पे सामने निकल कर आए, चाहे वो लॉयड्स हो, ब्लू स्टार हो, LGO, इन लोगों ने अपना मार्केट शेयर अच्छा खासा गेन किया। इनकी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट देखेंगे ना, इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे ना, तो आपको कोई भी चैनल देख लीजिए, ड्यूरिंग कमर्शियल टाइम पर सिर्फ लॉयड्स के एडवर्टाइज दिखते हैं। वोल्टास ने तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया, क्योंकि मार्जिन्स तो इसके हार्डली एक साल जरूरत ही नहीं है नुपुर। देखिए 18-19% का मार्केट शेयर इनके पास है, और इतनी बड़ी मार्केट की साइज है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मार्केट साइज एक्सपांड हो रही है, इसके चलते आप देख रहे हैं कि मार्केट शेयर इनका घटता हुआ नजर आ रहा है। अब दरअसल अगर आप देखें तो आपको पता है कि भारत में कितना एसी का पेनिट्रेशन, सिर्फ 8 से लेके 9%। और इसको कंपेयर करके देखिए चाइना से, जहाँ पर 90 से लेके 100% का एसी पेनिट्रेशन है। यूएस के हर दूसरे घर में आपको एसी नजर आ जाएगा, जबकि भारत का जो वातावरण है थोड़ा सा गर्म है। एक और खास बात आपको बताता हूँ कि 1990 के दशक में देखें तो जो स्थिति अभी फिलहाल भारत की चल रही है ना, वो चाइना की थी 1990s में, और वहाँ पर जो एसी पेनिट्रेशन था सिर्फ 5% था, जो कि अब आप देखें कि 90 से 100% है। मार्केट साइज एक्सपांड हुआ है और बढ़ेगा यहाँ से। FY21 में बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि तब कंपनी के पास मार्केट शेयर पे 27% का होता था, वो नहीं है। और इसका एक और रीज़न बताती हूँ, आपने इतना अच्छा पॉइंट उठाया कि क्लाइमेट हमारे यहाँ पे समर्स का रहता है, लेकिन मार्च में हमने देखा काफ़ी सारी जगह पे बारिश हुई है। इनफैक्ट अप्रैल भी वॉश आउट इस कंपनी के लिए माना जा रहा है। गर्मी नहीं पड़ेगी इस बार? गर्मी तो पड़ेगी ना, गर्मी क्यों नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी तो हैं मार्केट में जो अपने प्रोडक्ट्स को अग्रेसिवली
डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास दे रहे हैं और वही वहाँ से जो है पिकअप नजर आ रहा है। अब इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं, 6-7 हफ्तों के इन्वेंट्री लेवल्स फिलहाल चल रहे हैं और ऊंचाई पे ही आपको इन्वेंट्री लेवल्स दिखेंगे। इनफैक्ट कंपनी के मैनेजमेंट का भी कहना है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्राइस इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और एग्जीक्यूशन रिस्क उनको कंपटीशन ज्यादा है फिर भी प्राइस बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ एटलीस्ट 10 तो सारी कंपनीज बढ़ाएगी ना 10 से लेके 15% बढ़ेंगे और जो मार्केट लीडर है उसको तो सबसे ज्यादा फायदा होगा इस प्राइस हाइक का। अच्छा, एक और इस चीज इंडस्ट्री में खास हो रही है कि जो BE स्टार रेटिंग मॉडल्स हैं अब इनका रोल आउट हो रहा है। प्राइस जो कॉस्ट है कंपनी की वो बढ़ती हुई दिखेगी क्योंकि कोई भी नए नॉर्म्स पास ऑन कर रहे हैं ना 15% का प्राइस हाइक, लेकिन कॉपर की प्राइसेस का क्या होगा जो वो भी पास ऑन हो रहा है। 15% में सब कुछ इंक्लूडेड है, आपका क्रूड भी इंक्लूडेड है, आपके प्लास्टिक के प्राइसेस भी हैं, कॉपर के प्राइसेस हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है वो है। अब दरअसल लोग जो है शिफ्ट करेंगे। देखिए अगर आपके घर में भी पुराना एसी ना बदल लीजिए, मैं बता रहा हूँ 10 साल का जो पुराना एसी है अगर आप उसको BE स्टार से बदलते हैं तो एटलीस्ट आपकी पावर की सेविंग 40% हो जाएगी। बिल्कुल, तो मैं वोल्टास की जगह बाकी बेटर ऑप्शन भी देख सकती हूँ क्योंकि वो मुझे ज्यादा डिस्काउंटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। वोल्टास में आपको प्रोजेक्ट बिजनेस भी मिलेगा, बाकी ब्लू स्टार नहीं देगा। बहुत सारे ऐसे नए नाम है ना इस कैटेगरी में, अभी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है और वो इतनी अच्छी डिस्काउंटिंग के साथ मार्केट में उतरे हुए हैं ना कि प्राइसिंग मैच करना बहुत डिफिकल्ट है। प्राइसिंग मुझे एसी की नहीं पता, स्टॉक की बता रहा हूँ, 35% हाई से करेक्टेड है। इसीलिए तो है क्योंकि मार्केट से 10% लुढ़क गया पिछले 5 साल में। वैल्यूएशन हो चुकी है बहुत ज्यादा सस्ती। FY28 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो 36 टाइम पर मिल रहा है, FY27 45 टाइम्स पर। टाटा की ब्रांडिंग है, वोल्टास का भरोसा है, पुरानी टाइम टेस्टेड कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। 1% के मार्जिन भी FY24 में कंपनी ने दिखाए थे। बिल्कुल। ओके, काफी हीटेड डिबेट यहाँ पर वोल्टास को लेकर, लेकिन हीट डिबेट में सर मौसम में नजर नहीं आ रही और वोल्टास देखिए दोनों के तर्क कहीं ना कहीं अपने आप में सही है। अब अंपायर स्टेक पर आपको छोड़ देती हूँ सर, मैं किस साइड हैं आप वोल्टास को लेकर? आज थोड़ा अंपायर कंफ्यूज्ड है तो आज मैं बिग व्यू ले रहा हूँ कि आज हम इसको थर्ड अंपायर के पास भेजेंगे और एक DRS लेंगे इस पर तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इस पर आज अपना व्यू थोड़ा कम रखूँगा क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता, दोनों के तर्क अच्छे हैं वैसे, लेकिन ये भी फैक्ट है कि टाटा ग्रुप की कंपनी और इसमें मतलब देखिए या तो अब अगर आप एसी लेने जाते हैं तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, या तो आप हिटाची वगैरह कोई डाइकिन इस तरीके का ब्रांड लेते हैं, या फिर अगर आपको घरेलू ब्रांड लेना होता तो वोल्टास या ब्लू स्टार, इन दो में से किसी एक में रहते हैं ना। तो लेकिन इसमें इशू ये है कि स्टॉक चलता क्यों नहीं है, मतलब फंडामेंटली अगर इतना स्ट्रॉन्ग है, टाटा ग्रुप की कंपनी है तो चलता क्यों नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अब एटलीस्ट वैल्यूएशन वाइज कंफर्टिंग जोन पे आ चुका है और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो एक वो भरोसा भी है। लेकिन जैसा मैं कहा ना कि इसमें मैं थर्ड अंपायर स्टेक लेता हूँ, तो आशीष चतुर्वेदी से पूछ लेते हैं ना। आशीष, आपका क्या व्यू होगा वोल्टास पर? नहीं तो अनुज देखिए बिल्कुल जो हीट वेव्स बढ़ रही है उससे डेफिनेटली एसी की सेल्स बढ़ेगी, पेनिट्रेशन लेवल भी बढ़ने जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वोल्टास मार्केट लीडर जरूर रहा है बट मार्केट शेयर जो है वो कंटिन्यूसली लूज कर रहा है और हम देख रहे हैं ब्लू स्टार जैसी कंपनीज है वहां पे कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस सबको देखते हुए हमें लगता है कि हमने ये चीज आपने टू व्हीलर स्पेस में देखी थी जब टीवीएस मोटर्स ने अपने बड़े जो दिग्गज प्लेयर्स हैं चाहे वो बजाज ऑटो हो या हीरो मोटोकॉर्प है इसके सामने में मार्केट शेयर गेन किया। तो आपने देखा टीवीएस का जो शेयर प्राइस का अप्रिसिएशन हुआ एज कंपेयर टू बजाज ऑटो या हीरो मोटोकॉर्प वो काफी बड़ा रहा। तो यहाँ पे भी मुझे वही व्यू है कि ये जो वोल्टास है, वोल्टास के सामने ब्लू स्टार जैसी जो कंपनीज है वहां पे मार्केट शेयर गेन हो रहा है और उसमें बड़ा एडवांटेज देखने को मिलेगा। तो वोल्टास पे मैं एक न्यूट्रल या अंडरवेट की पोजीशन मेंटेन रखूंगा। ओके, वोल्टास पर ये फिलहाल ये व्यू हो गया आपका, अंडरवेट ही कॉल है। तो अब आगे बढ़ लेते हैं और शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं पैनल में। शिवांगी जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए फिलहाल तो आपकी ट्रेड क्या होगी? वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे ट्रेड के लिहाज से मैंने आज चुना है कमिंस इंडिया पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत ही रेजिलेंट है मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद। यहाँ पे हमने देखा है कि की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस रिस्पेक्ट करते हुए दिखे हैं और पिछले 3 घंटे में भी हमने देखा था कि एक काफी अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ ऐड हुई है। पिछले सीरीज के रोलओवर्स भी काफी पॉजिटिव रहे हैं स्टॉक में, तो यहाँ पर नजर रहेगी। हम यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इन लेवल्स पे भी काफी एक अच्छी कंसोलिडेटिव मूव के बाद तैयारी हो रही है अप मूव की।
तो खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो है लगभग 4800 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें मौके ढूंढे, 4550 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा जी से, फिर चलेंगे अमित जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, शिवांगी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता के पास। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन के लिए कोल इंडिया पे ध्यान है। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में भी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, तो कोल इंडिया का 460 का कॉल ऑप्शन जो रफली 10 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 6 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 15 का रहेगा, इसके ऊपर जाता है तो 18 भी एक्सटेंडेड हो सकता है। ओके, कोल इंडिया 460 का कॉल ऑप्शन आपका विकल्प है। अब चलते हैं अमित जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मैं हिंडाल्को के फ्यूचर्स के साथ जाऊंगा। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने अपने सारे मूविंग एवरेजेस, नियरेस्ट मूविंग एवरेज भी रिगेन कर लिया है, तो हिंडाल्को बाय करना है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 917 के करीबन है, बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 905 का और टारगेट्स रखेंगे 940 के। ठीक है, हिंडाल्को एफएनओ सुपरस्टार में अमित जी की पिक होगी। शिवांगी जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी, यहाँ पे मैंने चुना है नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफी पॉजिटिव रहा है। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है वीकली बेसिस पे। रिट्रेसमेंट लेवल के बाद फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है स्टॉक में, तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। एंड इस पूरे स्पेस में हमने देखा है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है। एंड जिस तरह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिली है, जहाँ पे बाजार में इतनी वीकनेस थी मार्च सीरीज में, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ यहाँ बनी हुई रहेगी। 418 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम नाल्को पर नजर रखें, 393 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए ये हो गया आपका चार्ट का चमत्कार ट्रेड। मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए मिड कैप फंडा। तो अनुज, जैसे हमने कहा कि हम सीडीएमओ स्पेस पे पॉजिटिव है, यहाँ पर पे हमें जो कंपनी काफी पसंद आ रही है वो है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स का जो सीडीएमओ का बिजनेस है वो काफी अच्छा ग्रो किया है। पिछले 9 महीनों का अगर से हम डेटा देखें तो ये कंपनी ने अपने जो सीडीएमओ बिजनेस है उसको ऑलमोस्ट 33% से हम इसमें बढ़त आती हुई देखने को नजर आई, और जो कंट्रीब्यूशन है सीडीएमओ का वो गोइंग फॉरवर्ड वो काफी बढ़ जाएगा। और इसी के चलते हमें लगता है कि सीडीएमओ की जो इनकी एक्टिव पाइपलाइन है वो ऑलमोस्ट 70+ एक्टिव प्रोजेक्ट्स की इनकी पाइपलाइन बनी है, जिसमें से काफी जो प्रोडक्ट्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो कमर्शियली अब कमर्शियल हो चुके हैं, और जिसके चलते हमें लगता है कि उसका भी रेवेन्यू में काफी स्ट्रांग ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगी। काफी स्टेबल कंपनी अब हो चुकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन फेज कंपनी में आया, जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक 16, 17, 18% की जो इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन का फेज था, वहां से अब ये कंपनी 24-25% की ऑपरेटिंग मार्जिन पे आ चुकी है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि ये कंपनी बहुत ही स्टेबल हमें नजर आती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत बढ़िया बेस कंटिन्यूसली 980, 970 जोन पे बना रहा है, अपने सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसको ध्यान में रखते हुए 1200 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड लॉरस लैब्स में हमें देखने को नजर आ सकती है। ओके, आशीष जी का अगर आप देखें ट्रेड रहा लॉरस लैब। मेरे जो 4 ट्रेड्स थे अगर आप देखें जो स्क्रीन पे रखे गए एक एक करके, पहला ट्रेड रहा सस्ता ऑप्शन ट्रेड, और ट्रेड पिक किया गया वो था शिल्पा जी द्वारा कोल इंडिया की 460 की स्ट्राइक और करीब 15-18 के लक्ष्य के लिए। और अगला ट्रेड आया आज का एफएनओ सुपरस्टार, और वो पिक किया अमित जी ने हिंडाल्को फ्यूचर्स 940 के लक्ष्य के लिए। अच्छे स्ट्रेंथ मेटल्स में आप देखें हिंडाल्को लीड करता हुआ। थर्ड ट्रेड रहा यहाँ पे आज का चार्ट का चमत्कार नाल्को, शिवांगी जी ने पिक किया 418 के लक्ष्य के लिए। और लास्ट ट्रेड रहा यहाँ पे लॉरस लैब, आशीष जी ने पिक किया सीडीएमओ प्लेयर। अनुज बिल्कुल वीरू, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमूरा ने भारतीय मार्केट को डाउनग्रेड किया है। साल के अंत तक बेस केस में निफ्टी के लिए 24,900 का लक्ष्य रखा है, साथ ही अर्निंग का अनुमान भी घटाया है। पूरी रिपोर्ट श्रेया से समझ लेते हैं। श्रेया समझाइए। राइट और देखिए ये पहला डाउनग्रेड नहीं आया, इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने भी इंडियन मार्केट्स को डाउनग्रेड किया था और 29,000 से की जो टारगेट प्राइस है उसे कट कर
25,000 का स्तर बताया था। अब उसके बाद नोमुरा का ये डाउनग्रेड, तो ये कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर बता रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मूड अब बदल रहा है। तो 2026 के अंत तक निफ्टी का जो लक्ष्य है वो 24,900 का रख दिया गया है बेस केस में नोमुरा के मुताबिक। एस्टिमेशंस भी यहाँ पर अर्निंग्स के काटे हैं, 7.5% की कटौती की गई है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उनका मानना है कि आगे चलकर अगर ऑयल प्राइसेस ऐसे ही तेजी बनी रही ऑयल प्राइसेस में, तो अर्निंग्स में 10 से 15% का डाउन रिस्क दिख सकता है। अच्छा, सबसे बड़ा कंसर्न यही है भारतीय बाजार के लिए, ऑयल प्राइसेस। ईरान वॉर के चलते जिस तरीके से क्रूड में हमने उछाल देखा, साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सिचुएशन है वो भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो नोमुरा का मानना है ये बड़ी दिक्कत देगा आगे चलकर इंडियन मार्केट्स में। और सीधा असर देखने को भी मिल रहा है हाई एनर्जी कॉस्ट्स की बात कर लें आप, वीक ग्लोबल टेक साइकिल है, इसके साथ ही एआई कैपेक्स शिफ्ट, ये मिलाकर कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं मार्केट पर। अब एआई का जिक्र किया है तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है और सवाल उठा है ये कि क्या एआई इंडिया के डेमोग्राफिक एडवांटेज और कंजप्शन स्टोरी को पूरी तरीके से बदल देगा। ये अभी भी डाउट है नोमुरा के मन में, जिसके जवाब अभी तक मिले नहीं है, इसलिए एक बड़ा कंसर्न नजर आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो नोमुरा ने मेंशन की, तो इंडिया को पहले डाइवर्सिफायर के तौर पर देखा जाता था, स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफायर माना जाता था, लेकिन अब उनको लगता है कि इंडिया की हाई ऑयल डिपेंडेंसी की वजह से उनका जो रुझान है वो इंडिया की तरफ से उठ रहा है, उतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है भारतीय मार्केट। साथ ही अगर आगे चलकर मार्केट के रिटर्न्स ऐसे ही सबड्यूड रहे तो रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी वीक हो जाएगा। तो रिटेल पार्टिसिपेशन जो अब तक का सपोर्ट सिस्टम रहा है वो अगर वीक होगा तो वो एक और बड़ी नेगेटिव चीज़ होगी। इसलिए ग्लोबल लेवल पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना रुझान शिफ्ट कर रहे हैं, उनको भारतीय बाजार ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, कोरियन मार्केट्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरियन मार्केट में जिस तरीके से हाल में हमने गिरावट देखी वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और अपॉर्चुनिटी वहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। और चाइना पर तो ओवर वेट स्टैंड अभी भी मेंटेन किया है, तो भारतीय मार्केट पर एक दूसरा डाउनग्रेड। ओके, चलिए ये बात होगी एक मार्केट में डाउनग्रेड पर। वैसे तो अगर 24,900 बेस केस है तो उससे बड़ा बुल केस क्या होगा इस मार्केट में। करंट लेवल देखिए 22,600 पर हैं हम, 24,900 मतलब 2,300 पॉइंट की रैली अगर यहाँ से हो जाए, इन्वेस्टर्स कहेंगे वो सुपर बुल केस है, उतना दे दीजिए हमें, हम खुश हैं उसमें। पर चलिए अब एक काम करते हैं, अब मेहरबून ईरानी को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। मेहरबून ईरानी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। मेहरबून जी बताइए, इस समय आप मार्केट में क्या व्यू रख रहे हैं? क्या इस समय बाइंग की जाए या फिर थोड़ा सा केयरफुल रहें? आई थिंक स्केप्टिकल था, लेकिन मैं कहूँगा कि टाइम आ गया है अपने पैसे को, सीरियस पैसे को काम पे लगाना। थोड़ा सा नींद ले लीजिए, भले वो 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, अच्छे पैसे मिलेंगे। वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जो थी अभी काफ़ी सारे सेक्टर्स में निकल चुकी है। मैं कहूँगा एक टेस्ट मैच है, और ये टेस्ट मैच का आज 4था दिन है या शायद 5वां दिन है। जो मंदी का दौर था उसकी बात कर रहा हूँ, और कहीं पर टर्न होगा, कभी टर्न होगा पता नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ 20% मार्केट नहीं घटेगा तो 5-10%। लेकिन फिर से कहूँगा काफ़ी सारे सेक्टर्स में वैल्यूएशन कंफर्ट आ चुका है। जो होना था, जो खराब हो सकता था इंडिया इंक के लिए, ऐसा समझ के चलो हो गया है। अभी सबको पता है मार्जिन प्रेशर रहेगा, सबको पता है एक्सपोर्ट्स में थोड़ा स्ट्रेन रहेगा, सबको पता है कमोडिटी प्राइसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, खास करके इंपोर्टेड कमोडिटीज़ के, शिपिंग, इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारा चीज़ मार्केट, जैसे मैं हमेशा भगवान कहता हूँ, सारा चीज़ शायद प्राइजेस में आ चुके हैं। तो अगर आप साइड में रखिए कि मैंने लास्ट 3 महीने 4 महीने में नुकसान खाया मार्केट, कोई फैक्टर साइड में रखिए और अपने आप को पूछिए क्या ये टाइम नहीं है मुझे पैसा लगाना। अगर मैं 100 रुपये लगाता हूँ, 100 का शायद 95, 92, 93 होगा, लेकिन 100 का पक्का मुझे 120, 130 मिलेगा अगले 6 महीने 1 साल में। तो आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द टाइम टू पुट सीरियस मनी टू वर्क। मैं इंडियन इक्विटीज़ पे आज के तारीख में बैरिश नहीं हूँ। जो बैरिश रहना था, स्केप्टिकल रहना था, डाउटफुल रहना था, वो पीरियड अपने पीछे चला चुका है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये टेस्ट मैच का 4था या 5वां दिन है, और अभी ये टाइम नहीं है सोचना कि ईरान क्या करेगा, यूएस क्या करेगा, डोनाल्ड ट्रंप रोज रात को क्या ट्वीट करेगा, हेडलाइंस क्या आएगा। ये सारा चीज़ अभी साइड में रखने का टाइम आ गया, बिकॉज वी ऑल नो थिंग्स आर नॉट गुड, एंड शायद मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स थिंग्स मच इन एडवांस।
तो ये जो एवरी बायर होता है जिसको बाइक खरीदना है और जिसको बेचना है, वो FIs रोज का माल बेच रहा है, ठीक है बेचता है, वो बेचता है, बायर बोलता है मुझे नीचे में दे, वो बोलता है नीचे में लेके जा। कभी तेजी होती है, बायर बोलता है जो भाव में देना है दे, बायर ऊपर का भाव छपाता है। प्राइस अल्टीमेटली इज अ लीवर ऑन द बेसिस ऑफ विच द मार्केट फंक्शंस, और ये प्राइस कहीं पर एडजस्ट हो चुका है on all the discomforts that we are facing right now, on all the gray areas which we are facing right now. तो मैं कहूँगा I am no longer negative on the markets, and I feel one should put that serious money to work at this level, because it will always happen that you cannot buy the bottom, but somewhere we could be at the bottom or near the bottom, and this is the time to put serious money at work. ओके मेहरबान जी, गुड आफ्टरनून। बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली बात कही सर आपने, लेकिन सवाल मैं पूछूंगी कि कौन से सेक्टर्स अब आपको अच्छे लग रहे हैं पैसे लगाने लायक, लेकिन उससे पहले आईटी स्पेस पर मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। हमने आईटी स्पेस में भी बड़ी गिरावट देखी थी एंथ्रोपिक के क्लॉड के बाद, और लगातार AI का जिक्र हुआ, फिर आईटी में हमने भयंकर बिकवाली देखी, लेकिन आज जिस तरीके से मूव कर रहा है रुपये में मजबूती के बावजूद, ये किस ओर इशारा कर रहा है? आपका टेक? आई थिंक जो फियर था, जो शायद 1-1.5 महीने पहले हम लोग बात करते थे AI का, एंथ्रोपिक का, आई थिंक वो फियर की अभी कोई बात नहीं कर रही। मार्केट वो भी जल्दी से डिस्काउंट कर चुका था, और अभी आज सब लोग गल्फ वॉर की बात करता है। मेरे पास एक भी स्टॉक नहीं है IT का काफ़ी महीनों से, मेरे डिस्क्लोजर देना चाहूँगा। लेकिन अगर आज मुझे कोई पूछे कि मुझे IT लेना है, खास करके ये जानकर कि थोड़े से लेट से उठे लेकिन IT कंपनीज उठ रहे हैं टू adjust themselves to the changing scenario because of AI, तो मैं कहूँगा एक कॉन्ट्रेंट बाय इन्वेस्टर ज़रूर कर सकता है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास अभी दूसरे सारे सेक्टर्स और स्टॉक से खरीदने के लिए, बट IT अगर कोई खरीदता है ये लेवल पर, मार्केट के भी ये लेवल पर और IT स्टॉक्स के वैल्यूएशन पर, तो मैं कहूँगा इट मे बी अ डिसेंट डिसीजन हाइंडसाइट में, बिकॉज द फैक्ट इज कि काफ़ी सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं, एंड आई नो गुड पीपल who are taking a contra call and going and buying into IT. I have not bought. मेरा ज़्यादा कुछ पॉजिटिव व्यू अभी भी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये लेवल से कुछ ज़्यादा कुछ घुमाने का बाकी नहीं है। ओके, IT में ज़्यादा गंवाने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। मेहरबान जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपने देखी हो, ये 2-3 बड़ी डील्स हुई फाइनेंशियल स्पेस में, और सारे के सारे स्टॉक्स में बड़ी रैली के बाद अब मार्केट करेक्शन में वापस ये उस प्राइस पर आ गए हैं। मतलब अगर आप देखें मन्नापुरम वो वापस ऑलमोस्ट उस प्राइस पर है, RBL बैंक ऑलमोस्ट उस प्राइस पर है, श्रीराम फाइनेंस ऑलमोस्ट उस प्राइस पर है। अब क्या इन लेवल्स पर बाइंग करनी है वापस? मैं कहूँगा अनुज जी, यही होता है कि मोमेंटम जब भी चेस करता है स्टॉक्स को, सो नोबडी स्टार्ट्स वरिंग अबाउट द फैक्ट कि स्टॉक्स महंगे हो गए हैं। एवरीबडी लाइक्स इट, एंड व्हेन दे करेक्ट द पोजीशन विच वाज द ट्रेडिंग पोजीशन, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। ये फैक्ट सही है कि ये जो भी गल्फ वॉर में हुआ है एक मैक्रो कंसर्न है, एंड वेन एवर मैक्रो कंसर्न्स कम टू द फोर, बी इट इन्फ्लेशन, बी इट डेफिसिट, बी इट व्हाटसोएवर, द फाइनेंशियल स्पेस एंड द बैंकिंग स्पेस टेक्स अ बैक सीट। इनफैक्ट मेरा जो समझ में आ रहा है, आई थिंक देयर इज अ क्लियर डी रेटिंग हैपनिंग इन द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। इसलिए मैंने कहा था कि अगर निफ्टी को और कटना है तो शायद 5-10% मेनली कुड बी बिकॉज ऑफ द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। सो मैं कहूँगा कि ये श्रीराम, इवन समथिंग लाइक अ चोला, मनापुरम जैसे आपने कहा, आई थिंक ऑल द स्टॉक्स आर टेकिंग अ बैक सीट फॉर नाउ, बट येस आफ्टर द करेक्शन विच हैज हैपेंड दे प्रोवाइड अ फेयरली डिसेंट अपॉर्चुनिटी। बात ये अनुज, आई थिंक मैं कहूँगा कि जो भी स्टॉक्स में आपको लगता है कि वैल्यूएशन पे मुझे कंफर्ट है, 12, 15, 17 का पी रेशो है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, अर्निंग्स इंटैक्ट रहेंगे, आई थिंक पीपल शुड जस्ट गो एंड बाय, बिकॉज ट्राइंग टू से कि इट मे फॉल अ लिटिल बिट फर्दर, अल्टीमेटली मेरा पर्सनल मानना है कि गुड क्वालिटी स्टॉक्स पीपल विल एंड अप पॉसिबली बाइंग एट अ स्लाइटली हायर प्राइस देन व्हाट इट इज टुडे, ये सोच कर कि और घटेगा तभी मैं लूँगा, लेकिन अल्टीमेटली दे विल बाय इट एट अ स्लाइटली हायर प्राइस, एंड द स्टॉक्स विच यू मेंशन्ड आर ऑफ गुड क्वालिटी। Manappuram may not be the best. Muthoot is the best in gold finance, but Manappuram also is decent, और ये डील होने के बाद definitely it becomes more decent, और ये 320 का 250 के आसपास आया, I think provides a decent opportunity ultimately. So quite a few of the stocks which you mentioned, I would agree with you that after the decent correction, they provide a decent opportunity, not to state that they cannot fall by another 5-10%, but ultimately you will see it higher maybe in the next 1 or 2 quarters. ओके मेहरबान जी, तो फिर आपको कौन से काउंटर्स अच्छे लगते हैं? जैसे कि आपने मेंशन किया कई सारे काउंटर्स अब फेयर वैल्यूएशन पर आ गए हैं, तो आपने इस गिरावट के बाद ऐसे कौन से काउंटर्स हैं जो आपने खरीदी है या आपके फोकस में है?
मैंने अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज लिए थे थोड़े टाइम के पहले, शुगर स्टॉक्स लिए हैं, एंड आई बॉट इनटू सर्टेन मेटल स्टॉक्स लाइक हिंदाल्को, नाल्को एंड वेदांता। तो ये सारे स्टॉक्स मुझे अट्रैक्टिव लगते हैं, एंड देयर आर दोस पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर एंड देयर, एंड मे बी इन सम केमिकल स्टॉक्स लाइक विद अ क्लियर डिस्क्लोजर। थैलिक एनाडाइड कंपनी मेकर थिरुमलाई केमिकल पसंद है, इसलिए पसंद है कि उसको थ्रेट रहता है चाइनीज़ और कोरियन इम्पोर्ट्स का। और इम्पोर्ट्स अगर आप कोविड फेज़ में जाइए, कोविड के बाद भी ये शिपिंग विपिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट प्रॉब्लम हुआ था, उससे इम्पोर्ट्स ड्राई अप हुए थे। तो मेरा पर्सनल मानना है कि इम्पोर्ट्स विल ड्राई अप for 1-2 quarters, and the prices of the chemicals with this company will firm up, giving them a higher margin. So there are pockets here and there which people can buy. On the whole, आपने मुझे पूछा तो I bought a couple of sugar stocks, a couple of upstream oil companies and 3 metal stocks. डिफेंस स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका मेहरबान जी? डिफेंस स्टॉक्स के बारे में हमेशा पॉजिटिव था, लेकिन अनुज जी मैं एक चीज़ कह रहा था कि द वैल्यूएशंस हैव बिकम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. And after the correction which we have seen, I think Bharat Electronics Limited and maybe Hindustan Aeronautics Limited look decent enough, but BEL I rated as the most well-managed defense stock, and I'm quite comfortable with that. Clear disclosure, I'm holding it in my portfolio. ओके, डिफेंस स्पेस पर आपकी राय। अच्छा मेहरबान जी, ऑटो स्पेस की बात कर लेते हैं। हालांकि आज गिरावट है इस पर्टिकुलर स्पेस में, लेकिन जो आंकड़े आए हैं और एक ये भी बात सामने आई कि ईवी सेल्स काफ़ी अच्छी रही है और यहाँ पर लोगों का रुझान जो है वो ईवीज़ की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे मूड माहौल में ऑटो स्पेस पर आपकी राय क्या है? मैं कहूँगा ऑटो के बारे में पॉजिटिव था। लेट मी कन्फेस, आई थिंक पिछली बार जब अनुज जी से बात किया था मैंने कहा था M&M बहुत अच्छा लगता है, बजाज ऑटो पसंद है, TVS भी पसंद है, हीरो मोटो भी पसंद है, एंड आई बीन लाइकिंग दिस स्पेस फॉर क्वाइट सम टाइम। अच्छी तरह से शेयर बढ़ रहे थे। कहीं पर ये वॉर होने के बाद, ऑयल का भाव बढ़ने के बाद इमीडिएट इफेक्ट आता है इन दिस ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स एंड ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स। इसमें ऑटो डेफिनेटली टॉप ऑफ द लिस्ट है, लेकिन जोर से स्टॉक्स घटे हैं। अगर आप मुझे कहो कि अगले बार हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद, वॉर ख़त्म हो गया होगा, तो लेट मी टेल यू, ये जो पीटे हुए सेक्टर से, पीटे हुए स्टॉक से, दे विल गिव यू द फास्टेस्ट अप मूव। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल एट द मोमेंट मैं कहूँगा कि जो स्टोरी जो थी ऑटो की अभी के लिए एबॉर्टेड है। मैं जानता हूँ नंबर्स अच्छे थे, मैं जानता हूँ 2-3 कंपनी के एक्सपोर्ट नंबर्स भी ठीक थे, बट दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। वी हैव टू लुक एट व्हाट इज़ गोइंग टू कम अहेड। विल दिस ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू इन द नियर फ्यूचर? और जहाँ पे मुझे डाउट है, द पॉइंट इज द स्टॉक्स हैव कम डाउन शार्पली। महिंद्रा हैज़ कम ऑफ, मारुति हैज़ कम ऑफ, बजाज ऑटो हैज़ कम ऑफ। तो यहाँ पर जो भी वॉर ख़त्म होता है, ये सारे स्टॉक्स है, ये सारे सेक्टर्स है, उसके स्टॉक्स फास्टेस्ट अप मूव देंगे फ्रॉम अ ट्रेड एंगल। लेकिन ये प्रीएम्प्ट करना कि वॉर कभी ख़त्म होगा, कभी ये स्टॉक्स बढ़ेंगे, कहना डिफ़िकल्ट है। बट आई वुड से येस, कॉन्ट्रा बाइंग कैन बी डन फ्रॉम अ ट्रेड एंगल, बिकॉज एज एंड व्हेन these problems are behind us, you will have quick sharp up move of even 5 to 10 to 12% in these stocks coming. But लेके बैठना for the next 1-2 years at the present price thinking कि घट गए हैं, I would not think so at the moment. Very well managed company, but अभी के लिए थोड़ी सी स्टोरी अफेक्ट हो चुकी है नेगेटिवली। ओके, तो ये बात होगी ऑटो स्पेस की। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हैप्पी लॉन्ग वीकेंड टू यू। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। अच्छी रिकवरी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी रख दीजिए स्क्रीन पर। जिस तरीके से आज शानदार रिकवरी देखने को मिली मार्केट में। सर, थर्सडे का सेशन तो ठीक ठाक ही रहा, फिर क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? कन्विक्शन बन रहा है क्या कुछ कैरी करना, या फिर एकदम से अभी फिलहाल अवॉइड 3 डेज हॉलीडे? देखिए, बहुत शानदार रिकवरी है। पहली बात तो रिकवरी बहुत शानदार है, और जो 3 बजे के बाद रिकवरी आई ना, उसमें एक और चीज़ जुड़ गई, उसमें इंडिया विक्स गिर गया। ये मैं सिर्फ अब तक इंडिया विक्स अड़ा हुआ था, वो हिलने को तैयार नहीं था इंडिया विक्स। 3 बजे के बाद की जो रिकवरी आई उसमें इंडिया विक्स भी नीचे आ गया, है ना। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा श्रेया, आई थिंक मुझे कई व्यूअर्स हैं, कई फीडबैक देते हैं, सब बोलते हैं कि सर जो एक एटलीस्ट इस चैनल पर एक व्यू लिया गया, ठीक है, भले ही कुछ लोगों ने कहा हो कि हम डरा रहे हैं, जो भी है, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि सिर्फ CNBC आवाज़ पर पिछले 1 महीने से लगातार एक व्यू रखा गया कि मार्केट गिरेगा और 22,000 तक आने का रिस्क रहेगा। अब हम 22,200 तक आए, है ना।
25,000 पर ये कहना कि 22,000 तक आ सकता है, आई थिंक उस समय उस हिम्मत दिखाने की बात थी जो हमने की थी। गलत हो सकते थे, लेकिन टचवुड लकीली नहीं हुए गलत। आज मैं एक और बोल्ड कॉल ले रहा हूँ। मेरा बोल्ड कॉल ये है कि अब आप अपना पैसा लगाना शुरू करिए स्मॉल कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में। आई थिंक स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में पैसा लगाना शुरू करिए। आई थिंक मार्केट इन्वेस्टर अगर आप हैं तो अब इससे अच्छे आपको लेवल शायद मिल जाए, लेकिन वो फिर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो जो एक महीने में जो मार्केट में ब्रूटल सफाई हुई है ना, जो सफाई हो गई मार्केट में, जिस तरीके से खराब क्वालिटी के स्टॉक्स चल के एकदम मार्केट का इक्विलिब्रियम पूरा बिगाड़ के रख दिया था, अब वो ठीक हो गया। ठीक है, ट्रेडिंग पॉइंट पर आते हैं। पहली बात, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 3 दिन का वीकेंड एंजॉय करिए, ये सब तो चलता रहेगा, है ना। तो इन दैट केस आप न्यूट्रल पोजीशन के साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि मंडे को ट्रंप कुछ फिर और कहेंगे अगले 3 दिनों में, जिस पर आपको मार्केट को बेसिकली रिएक्ट करना ही है, तो उस पर आप चाहें तो एक व्यू लेंगे। लेकिन ये तो एक बात हो गई। आज का मूव बड़ा पॉजिटिव है, और अगर हिम्मत है तो लॉन्ग कैरी करें फिर, और मंथ एंड की पुट से हेज कर लें। मंथ एंड की पुट से हेज करने के लिए पता क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्यों? हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि सपोज करिए 3 दिन का वीकेंड है, मंथ एंड की पुट्स अभी भी काफ़ी महंगी हैं, इंडिया विक्स अभी भी काफ़ी महंगा है, मतलब अभी तो सीरीज की शुरुआत हुई है। उससे होगा क्या? सपोज करिए आप मंडे को आते हैं, कोई बड़ी गिरावट वाली ट्रम्प साहब बात बोल देते हैं, और हम सपोज करिए 400-500 पॉइंट नीचे खुल जाते हैं, मान लीजिए। अगर ऐसा होगा तो वो जो मंथ एंड की पुट है वो आपको काफ़ी हद तक बचा लेगी। एंड इन दैट केस अगर हम आज का लो तोड़ रहे होंगे तो फिर आप वो हेज आपको बचा पाएगा। अगर मान लो 100-200 पॉइंट का गैप अप होता है तो वैसे ही मंथ एंड की पुट में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, और आएगी भी तो थोड़ी सी आएगी, उससे कहीं ज़्यादा आपकी पोजीशन में रैली आ जाएगी। तो ये अगर वाकई में आज बॉटम बना है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ख़राब खबर पर कई बार बन जाता है, कंफर्मेशन तो हमें देखिए बाद में मिलेगी, अभी तो हम सिर्फ एक थ्योरी ले सकते हैं। इन दैट केस यहाँ से रैली बड़ी होगी, फिर ये वाली रैली जो है ना, इस बार हो सकता है आपको 23,200, 23,500 तक भी शुरू में, और उसके बाद इवन 23,800 तक भी ले जाए एक बार के लिए, और हो सकता है कि रुके भी ना उसके बाद। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा आपके लिए। हाँ, आज का लो अगर टूट गया तो फिर ये थ्योरी नलिफाई हो जाएगी, फिर हम उसको कहेंगे कि नहीं ठीक है, आप बैक डाउन करिए। इसी के लिए वो हेज लेना मंथ एंड के पुट का वो ज़रूरी है। हाँ, चलिए नूपुर के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो आईटी स्टॉक्स यहाँ पे डीलर्स के रडार पे आते हुए दिखे, क्योंकि टीसीएस के नतीजे आएंगे, और उसके पहले बॉटम अक्यूमुलेशन यहाँ पे राय आती हुई दिखी है डीलर्स की डेस्क पर। तो आईटी सेक्टर टीसीएस के नतीजों से पहले फोकस में आते हुए दिखा है। अगला स्टॉक है मेट्रोपोलिस। यहाँ पे खरीदारी की राय डीलर्स की तरफ से आती हुई दिख रही है। एक्सपेक्टेशन फिलहाल ये बनकर सामने है कि Q4 के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं इस कंपनी के लिए। डबल डिजिट से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से बाइंग की रिकमेंडेशन मेट्रोपोलिस पे आती हुई दिखी है। लास्ट स्टॉक है नायका। रिटेल कंपनीज काफ़ी अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है लगातार, तो यहाँ पर भी उम्मीद यही बनी हुई है। इनफैक्ट आज स्टॉक में 2.5% का मूव भी आपको दिखेगा कि Q4 के अपडेट, और इनफैक्ट जो अपडेट रिजल्ट से पहले जो अपडेट आएगा वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस कंपनी के लिए देखने को मिल सकता है। ओके, आईटी एज अ पैक, मेट्रोपोलिस हेल्थ और नायका डीलर्स के रडार पर हैं, तो ये आईटी पैक रखे रडार पर आप, अच्छी स्ट्रेंथ, और टीसीएस के नतीजे आने से पहले भी हमने एक मूव देखा। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की। शिवांगी जी बताइए, मंडे के लिए कौन सा काउंटर? शिवांगी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छी मोमेंटम बनी हुई है, एंड अच्छे बाइंग इंटरेस्ट के साथ हम यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं इस वीक के। तो यहाँ पे नजर मेरी मेटल स्पेस पे ही रहेगी। हिंदुस्तान कॉपर पर यहाँ पे नजर रहेगी बाइंग के लिए। ये स्टॉक जो है एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर दे रहा है, वीकली बेसिस पे पिछले 3 हफ्तों से कंसोलिडेट करते हुए नजर आया है ये। और ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि इस पूरे स्पेस में एक बाइंग रेजिडेंस देखने को मिल रही है। तो 510 के टारगेट्स के लिए नेक्स्ट खरीदारी की सलाह रहेगी 489 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, हिंदुस्तान कॉपर ये हो गई शिवांगी की पिक। शिल्पा जी आप क्या कैरी करेंगे मंडे के लिए? मंडे के लिए मेरा बीटीएसटी रहेगा पीबी फिनटेक पे 1436 फ्यूचर्स में चल रहे हैं। 1420 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहना है फॉर टारगेट से 1460। ओके, पीबी फिनटेक शिल्पा जी की पिक होगी, बीटीएसटी ध्यान रखिएगा। अमित जी आपकी साइड है मंडे के लिए, बीटीएसटी एसटीबीटी?
श्रेया जी BTST के साथ ही जाऊंगा। हिंडाल्को रिकमेंड किया था, डेज हाई पे बंद हो रहा है, मुझे इसका ही स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। लगभग फ्यूचर्स में 917 का प्राइस है, 940 के टारगेट के लिए लेना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे 906 रुपए का रहेगा। ओके अरुण जी, आपकी ट्रेड मंडे के लिए? जी अनुज जी, अगेन ऑटो स्टॉक्स में नीचे के लेवल से अच्छे रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं, तो टीवीएस मोटर को एज ए BTST लेके चल सकते हैं। 3392 के आसपास कैश मार्केट में प्राइस चल रहा है। 3361 का स्टॉप लॉस लगाए, 3463 तक के टारगेट्स टीवीएस मोटर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, टीवीएस मोटर ये भी BTST हो गई। पंकज जी आप बताएं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस यहाँ पर देखने मिला और ये ब्रेकआउट की कगार पर है। 1523 की रेंज पर इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। 1505 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 1560 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं श्रेया जी। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं आज की FNO की ब्रेथ। और देखिए, सुबह और दोपहर में पिक्चर काफ़ी बदली, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पूरा दिन पहला हाफ इतना ख़राब था कि रिकवरी आते आते भले कैश मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव हो गई थी, FNO की ब्रेथ फिर भी नेगेटिव रही। बहुत ज़्यादा से नहीं, 97 वर्सेस 111, 86 में लॉन्ग, 11 में शॉर्ट कवरिंग, 101 में शॉर्ट और 10 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो आइए पहले लॉन्ग वाले स्टॉक्स देख लेते हैं। इनमें कोफोर्ज, बॉश, LTI माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स और पेज इंडस्ट्रीज। इसके बाद आते हैं हम शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स में। इसमें सबसे ऊपर रहा टाटा एलेक्सी, इसके बाद विप्रो, OFSS, JSW एनर्जी और PNB। इसके बाद आइए आप शॉर्ट बिल्डअप में PG इलेक्ट्रोप्लास्ट 6%, SRF 4.5%, एम्बर 4%, बायोकॉन और एस्ट्रल 3.5% नीचे थे आज। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हुई? BDL, 361 वैम, BHEL, RVNL और BPCL। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। हमने ओरेकल की बात की, एक बार ओरेकल का स्टॉक दिखाइएगा। और ओरेकल आज चला, अब तक नहीं चल रहा था, 12,000 लोगों को निकाला है ज़्यादातर इंडियन से, और स्टॉक भाग गया। ये स्टॉक मार्केट काफ़ी ब्रूटल है, ये ऐसी खबरें सेलिब्रेट करता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वेस्ट एशिया टेंशन ने लोगों के ट्रैवल प्लान का बजट बिगाड़ दिया है, बढ़ा दिया है। ATF की कीमतें बढ़ने से हवाई किराए में भी भारी इजाफा हुआ है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए, कितने फेयर्स बढ़े? सर 15 से 25% तो बढ़ गए, और अप्रैल का महीना ऐसा होता है जहां पर मार्केट के लिहाज से भी देखें तो सबसे ज़्यादा हॉलीडे होती हैं, और एक्सटेंडेड वीकेंड हमें अभी भी मिला हुआ है 3 दिनों का। तो ऐसे में देखें तो लोग घूमना फिरना चाहते हैं, लेकिन हवाई किराया लगातार महंगा होता जा रहा है, जो लोगों के ट्रैवल प्लान पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रख रहा है। अब दरअसल आप देखें तो पिछले ही महीने 18,000 रुपये की जो सीलिंग थी, सरकार ने वो हटा दी, तो कीमतें यहाँ से बढ़ सकती हैं। साथ में आप देखें तो पिछले महीने के मुकाबले क्योंकि क्रूड कहाँ से कहाँ हो गया, तो ATF की कीमतें भी 8.5% बढ़ गई। अब खास बात ये भी है कि अगर आप जो फ्यूल चार्ज है उसके जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पर एविएशन कंपनीज की तरफ से देखने को मिली है, और जो कि पहले घरेलू उड़ानों में 425 रुपये था, अब 275 से 950 रुपये हो गया। और इसी का नतीजा ये कि तकरीबन आप देखें तो 15 से लेके 25% आपको कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इनफैक्ट मैं भी कई बार प्लान करता रहता हूं, और उसमें आप देखें तो पता चल जाता है कि कितने डिफरेंस है। पिछले साल के मुकाबले आप जितने भी समर के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, समर के जो जगह है, जैसे मिसाल के तौर पर आप नैनीताल देखें, मसूरी है, ऋषिकेश है, मनाली, शिमला, गैंगटॉक, श्रीनगर है, गुलमर्ग, पहलगाम, ये सभी अगर आप स्पेसेस के देखें तो किराए जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। इनफैक्ट 15 से 25% पिछले साल के मुकाबले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक और ख़ास बात है कि लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब डॉलर लगातार जिस प्रकार से महंगा होता जा रहा है, इसका भी इम्पैक्ट है। मैं देख रहा था कि भारतीय लोग वियतनाम, बाली, थाईलैंड ये अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब शायद एक चीज़ हो सकती है कि आपको फ़्लाइट टिकटें थोड़ी सी महंगी नज़र आए, आपको रूम रेट्स थोड़े से सस्ते मिल सकते हैं। अब इसके पीछे कारण ये है कि जो वेस्ट एशिया के तनाव चल रहे हैं, इसके चलते हम देख रहे हैं कि जो विदेशी सैलानी है ये थोड़े से कम इस बार आपको देखने को मिले। और जितने भी लग्जरी होटल्स हैं, इनकी गेस्ट लिस्ट में आप देखें तो एटलीस्ट 50 से लेकर 55% फॉरेनर्स होते हैं, और वहाँ से बताया जा रहा है कि एडवांस बुकिंग में 30% तक की गिरावट यहाँ पर आपको अप्रैल पूरे महीने में देखने को मिली। तो हो सकता है कि इनकी जो ऑक्यूपेंसी है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले। तो होटल कंपनीज के लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा टफ क्वार्टर, थोड़ा सा टफ टाइम ये देखने को मिल सकता है। ओके, वैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में जो स्पेशली एशियन मार्केट्स हैं, उनमें होटल के रेट से बढ़ गए हैं,
क्योंकि जो लोग पहले प्लान बना रहे थे यास आइलैंड या दुबई या इधर जाने का, अब वहाँ तो जा नहीं सकते, तो इस साइड जाना पड़ रहा है उनको, तो इस वजह से वहाँ पर भी रेट्स थोड़े से बढ़े हैं। वैसे खैर जो भी है ये सब होता रहेगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे थे 3 दिन की लॉन्ग वीकेंड में? अच्छा, ये वाला जो 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है इसमें, हाँ इसमें एक सीक्रेट जगह जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बताने कॉन्फिडेंशियल है ये। बताने आशीष, रहा हूँ आप कैसे बताना जा- चाहेंगे कहाँ हाँ, घूमने मैं पुणे के पास में स्टेकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब जगह तो अब 3 दिन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपने एक्स्ट्रा रूम पेमेंट की? हाँ, वो किराए तो एक तो एक्सटेंडेड वीकेंड पे हर बार महंगा हो ही जाता है, तो रूम रेट्स तो बढ़ ही रहे हैं लगातार। श्रेया, आपने अपना नहीं बताया? सर मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं हूँ। आई लव मुंबई। चलिए ठीक है। वैसे मुंबई में भी करने को बहुत कुछ है, आसपास है ना? की जगहें अच्छी हैं। आसपास की जगह। वैसे सर एक सवाल मेरा आपसे था, अभी अमित जी ने भी इंडियन होटल चुना था, काफ़ी वीक हो गए हैं होटल स्टॉक्स और जिस तरीके से ऑक्यूपेंसी रेट घटी है, तो अभी ये कुछ क्वार्टर्स तक हमें ये होटल स्पेस, होटल स्टॉक्स अवॉइड करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से जब मैं बात कर रहा था ना मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की, उसमें होटल्स को मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि रेट्स कहाँ कम हो रहे हैं, कोई कम नहीं हो रहे हैं, ऑक्यूपेंसी भी अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और अब ये 900 रुपये वाला स्टॉक घट के 1 साल में, अगर इसका 1 साल का व्यू देखें, कितनी अनअडल्टरेटेड बुल मार्केट में था इंडियन होटल्स का। एक साल का चार्ट रखिएगा इसका जरा, 1 साल में आई थिंक 900 वाला स्टॉक घटकर करीब करीब 600 तक आया है ना? तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। टाटा ग्रुप का स्टॉक है, सब कुछ। तो ये देखिए ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें जब इस तरीके के फेजेस आते हैं, अभी परमानेंटली तो नहीं रहने वाला है ना, वॉर ऐसा तो नहीं है कि बस परमानेंटली रहने वाली है। ऐसे स्टॉक्स में आपको मौके मिलते हैं। जब लोग पूछते हैं कि मौके कैसे ढूंढे जाएं, ये है मौका, होटल स्टॉक्स, क्योंकि जो अब इस समय बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, क्योंकि जब चल गए थे ना, बहुत ज़्यादा चल गए थे वो, तो उस वजह से अब वो 200 रुपये वाला इंडियन होटल्स 900 तक गया था वन में, अब वो ठीक है 200 का 900 बहुत ज़्यादा हो गया था, अब 900 से 600 आ गया वापस, तो अब थोड़ा सा रीलुक बनता है यहाँ पर। बिल्कुल। चलिए अगले हफ्ते के ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं, नूपुर से समझ लेते हैं, क्योंकि 8 तारीख को आएगी पॉलिसी, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे, नूपुर समझाइए जरा। बिल्कुल लॉन्ग वीकेंड है, लेकिन ये एक्सटेंड होगा चाइना और यूके के लिए, क्योंकि मंडे को वहाँ के मार्केट्स बंद रहने वाले। चाइना में चिंगमिंग फेस्टिवल है और ईस्टर की वजह से यूके के बाजार भी बंद रहेंगे। लेकिन इंडियन बाजार में हम देखेंगे कि सर्विस, जो मार्च के सर्विस PMI के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे, वहाँ पे फोकस बना हुआ रहेगा। जैसे कि आपने बताया RBI की जो पॉलिसी है उसकी शुरुआत हो जाएगी, मंडे के दिन से बैठक शुरू होती हुई दिखेगी, तो उस पर नज़र बनी हुई रहेगी। वेडनेसडे के दिन MPC की बैठक पूरी होगी और उसके बाद आउटकम आते हुए दिखेगा, तो बड़ा ऐलान रहेगा यहाँ पे RBI गवर्नर साहब की तरफ से, बाजार फोकस करके चलेगा। और साथ ही साथ US में FOMC की बैठक के भी मिनट्स आते हुए दिखेंगे और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे US बाजार के लिहाज से। 9 तारीख के दिन US में Q4 के GDP का डेटा आते हुए नजर आएगा, तो यहाँ पे फोकस रखना है। और नतीजों का सीजन यहाँ से शुरू होगा। IT दिग्गज TCS के नतीजे आते हुए नजर आएंगे, GM ब्यूरीज और साथ ही साथ आनंद राठी के भी Q4 और FY26 के नतीजे आते हुए दिखेंगे। फ्राइडे के दिन US के बाजार पर इसकी तरफ से एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आने वाला है, जहाँ पे कोर CPI के आंकड़े आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पर भी बाजार की नज़र बनी हुई रहेगी। ओके, शुक्रिया नुपुर अगले हफ्ते के ट्रिगर्स बताने के लिए, और इन सारे इवेंट्स पे नज़रें बनी रहेंगी। एक बार फिर से IT रिविजिट कर लेते हैं और TCS के साथ जो एक तो डीलर्स के रडार पर भी है TCS, पूरा IT पैक है इनफैक्ट, और रिजल्ट भी आएंगे, तो TCS एज अ काउंटर कैसा लग रहा है? अरुण जी आप देखें चार्ट, और निचले स्तरों से यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी, 1.5% अप, डेज हाई पर ऑलमोस्ट क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, तो क्या इसको एज अ BTST कैरी कर रहे हैं या फिर अभी नहीं कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल ले सकते हैं, लगभग आप कह सकते हैं लास्ट वीक या लास्ट डे का जो कैंडल था पूरा इंगल्फ किया है और थोड़ा इंट्राडे ऊपर से थोड़ा नीचे भी आया है, तो स्टॉक डेफिनेटली एक BTST कैंडिडेट है। 2420 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो उसी के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 2480 2500 तक के ऊपर तक के टारगेट इसमें डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा BTST कैंडिडेट TCS आप मान के चल सकते हैं। ओके, अच्छा BTST कैंडिडेट TCS को आप मान के चल सकते हैं। ये हो गई अब बात निफ्टी 22,689 पर। एक बार एडजस्टेड क्लोज दिखाएंगे मुझे ज़रा, कहाँ तक होने के चांसेस दिख रहे हैं निफ्टी में? प्रोविजनल जो है इंडिकेटिव, हाँ
22,715, तो क्लोज तो ग्रीन में होगी, आज क्लोज ग्रीन में होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मार्केट के लिए प्लस होगा। और मिड कैप देखिए एक बार जरा आप, और मिड कैप देखिए किस तरीके से रिकवरी आ रही है मिड कैप में। ऑलमोस्ट ग्रीन में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश की। स्मॉल कैप लेकर आइए जरा एक बार, स्मॉल कैप ने भी अच्छी कोशिश की श्रेया ग्रीन में आने की। और बस आधा घंटा और अगर ये मार्केट चल रहा होता तो आज हम स्मॉल कैप में ग्रीन में आ जाते। आई थिंक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट मज़े की बात पता है क्या? सबसे मज़े की बात, आप डे हाई पर बंद हो रहे हैं। एक और जो मेरी एक जो थ्योरीज होती हैं उसमें होता है कि आप शुरुआत करें लो पे और एंड करें हाई पर। ऐसा एक और दिन मिल जाए। बल्कि पता है मैं क्या चाहूँगा, मंडे को क्या हो, मंडे को गैप अपनाओ। बल्कि मैं तो चाहूँगा कि मंडे को एक और ख़राब खबर आए और उसमें एक बार और गैप डाउन हो और फिर रिकवरी, फिर वो एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा। ऐसे अगर आपको 2-3 दिन मिल जाए ना, ऐसे 2-3 दिन मिल जाए। और एक चीज़ देखिए, आप क्रूड 109 पर है, रुका नहीं है क्रूड। सुबह हम 105 पर थे, सुबह तो हम 105 पर थे, तब 105-106 पर थे, अब तो हम 109 पर आ गए। 109 के क्रूड पे भी हम हल्का सा भी नहीं डर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक होता है कि मार्केट को लगता है कि एक स्टेज पर आकर भाव में सब कुछ आ गया है, तो ये आई थिंक अब हम उस स्टेज पर आ रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो, अनलेस एंड अनटिल डोनाल्ड ट्रम्प कुछ एक्सट्रीम कदम उठा दें, और एक्सट्रीम कदम आई थिंक हम सब समझते हैं, वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह की जो बात होती है, अनटिल एंड अनलेस वो एक्सट्रीम बटन ना दबा दिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि अब इस वॉर का इम्पैक्ट जो है ना वो आज की इस न्यूज़ में, आज सुबह के गैप डाउन में अब शामिल हो गया। और मार्केट में जो बेस फॉर्मेशन होता है, बॉटम फॉर्मेशन होता है, वो नॉर्मली ऐसे ही होता है। और इसके लिए मैं 2 दिन से एक व्यू ये भी ले रहा हूँ कि अगर आपने मेरे कहने पर अगर वो पूरा का पूरा मार्च का महीना शॉर्ट रहे हैं आप, तो अब समय आ गया है अपनी शॉर्ट पोजीशन को अब अनवाइंड करने का। कल ही ले लिया था वैसे ये व्यू तो हमने कि अपनी शॉर्ट पोजीशन को अनवाइंड कर लीजिए। और ठीक है, आज सुबह एक बार के लिए लगा भी कि थोड़ा जल्दी ले लिया, लेकिन आई थिंक आज के मार्केट के उस वर्डिक्ट ने क्लियर कर दिया। और देखिए, अगर आपने 24,800 पे शॉर्ट किया है ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फिर आप 22,800 पे कवर करें या मतलब 22,300-400 पे कवर करें, बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं उसमें। बड़ा पैसा तो आपने बना ही लिया होगा। अब पैसा अगर आपने बचाया है इस मार्केट में, अब समय है पैसा डिप्लॉय करने का। अगर आपने अब तक बचाया, तो अगर आपने बचाया ही नहीं है, हर लेवल पर अगर आप 24,800 रॉक सॉलिड सपोर्ट, 23,900 रॉक सॉलिड सपोर्ट, 23,600 रॉक सॉलिड सपोर्ट, अगर आप उसी में रह गए और उसी में अगर आपने अपना पैसा दे दिया मार्केट को, तो मेरी सिंपैथीज हैं। लेकिन अगर आपने वो पैसा बचाया है, तो अब इस समय वो पैसा आगे लगाने के लिए। ओके, तो भी फिलहाल अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाजार। अब आपको अपने जो कैश है वो डिप्लॉय करने चाहिए मार्केट में। और लगातार जिक्र किया है हमने कल से इनफैक्ट कि स्मॉल कैप काउंटर्स में आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आज जिस तरीके से स्मॉल कैप चला है, मैं देख रही थी ओला इलेक्ट्रिक 9% की रैली के साथ अब क्लोज होने की तैयारी। इनके जो मार्च सेल्स नंबर आए वो काफ़ी पॉजिटिव, मंथ ऑन मंथ बेसिस में इनका जो मार्केट शेयर है वो वी शेप रिकवरी दिखाया। ये नहीं करना, हाँ ऐसे स्टॉक्स में ये नहीं करना, हाँ ये नहीं करना है बस। हाँ ऐसे स्टॉक में नहीं भैया। देखो सिंपल है, हाथ जोड़े जिन्होंने इतना पैसा डिस्ट्रॉय किया है, वहां नहीं लगाना है पैसा, वहां नहीं लगाना है। तो स्मॉल कैप में भी सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं। हाँ स्टॉक मतलब देखिए, उन स्टॉक्स में पैसा लगाएं जो गिरे सिर्फ इसलिए कि वॉर हो गई। वॉर से लेना एक ना देना दो, लेकिन गिर गए क्योंकि वॉर हो गई, तो लोगों ने सिर्फ अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए या पोर्टफोलियो को बचाने के लिए अपने स्टॉक बेच दिए। जो मैं बात बता रहा था ना, वो आई थिंक कंपनियां जो 15 से 20% ग्रो कर रही हैं, 20% से ज़्यादा ग्रो कर रही हैं और 10 से 15 के प्राइस अर्निंग्स पे अवेलेबल है, बस उससे ज़्यादा कोई नहीं। लॉस मेकिंग कंपनी को टच भी नहीं करनी है, सिंपल है। चलिए वॉल पे चलते हैं श्रेया और आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं। और आज निफ्टी कहने को 20 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, लेकिन शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी देखिए, जो एक समय 1000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे था, 100 पॉइंट ग्रीन में बंद हुआ। और आज का स्टार था निफ्टी आईटी, 2.5% के करीब निफ्टी आईटी ऊपर था। मिड कैप और स्मॉल कैप रेड में बंद हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी रिकवरी अच्छी खासी थी। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, सुबह 1:5 का एडवांस डिक्लाइन था, जाते जाते एडवांसेस के फेवर में आया। करीब करीब 1800 बढ़ने वाले शेयर, 1100 गिरने वाले शेयर। अब आ जाइए जरा आप सेक्टोरल गेनर्स पर। सबसे ऊपर तो आईटी था आज क्लियरली 2.5%, रियल्टी में 1%, मेटल्स 1.5%, फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक और एफएमसीजी यहाँ पर अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिली। अब आते हैं गिरावट वाले सेक्टर्स में, उनमें फार्मा, ऑयल एंड गैस, ऑटोज़, कैपिटल मार्केट, पीएसयू बैंक और निफ्टी एनर्जी रहेंगे। चलिए निफ्टी गेनर्स पर आते हैं। निफ्टी गेनर्स में आपको 3 आईटी स्टॉक्स दिखाई देंगे आज।
HCL टेक महिंद्रा और विप्रो एक्चुअली 4 ही हो गए, इन्फोसिस भी आ गया उसमें। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर और हिंडाल्को में तेज़ी रही। मंदी वाले शेयरों में 1-2 फार्मा नाम थे और एक आध क्रूड से रिलेटेड। एशियन पेंट्स यहाँ पर गिरावट हुई, इटर्नल नीचे आया। आयशर मोटर्स, सन फार्मा, NTPC और बजाज ऑटो यहाँ रही आज गिरावट शेयर। राइट, तो इस छोटे हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और इस आज की क्लोजिंग ने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट किया है। तो थर्सडे का सेशन था और अप्रैल सीरीज़ की आगाज़ कल से हो गई थी और इनफैक्ट दूसरा दिन भी जब अच्छी तेज़ी के इनफैक्ट अच्छी रिकवरी के साथ हम क्लोज हो रहे हैं। तो फिर से अब मंडे मुलाकात होगी आपसे, सभी समीकरण के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तो वीकेंड एंजॉय कीजिए 3 दिनों का। नमस्कार।